चलें स्टार्ट करते हैं। जी नुमान साहब, स्क्रीन दिख रही है आपको? हेलो हेलो। दिख रही है सर, स्क्रीन दिख चलें, रही है। कादिर साहब आप भी माइक पे है ना? जी सर, चलें बिल्कुल सर, स्क्रीन नजर आ रही है। नुमान साहब स्टार्ट करते हैं। नुमान साहब, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया जी सर। 1 करोड़ पे इन्वेस्ट करके। उस बिजनेस के अकेले मालिक कौन है? आप हैं। मैं अकेला हूँ। तो सोल जी पार्टनरशिप जी। कहते हैं इसको, ये तो आपको अंदाजा होगा। तो जो कारोबार आप कर रहे हैं उसको हम सोल पार्टनरशिप कहते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने मेरे साथ पैसे इन्वेस्ट किए, हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप। क्या पार्टनर 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं? पॉसिबल है जी। बिल्कुल। अब 1 करोड़ रुपए का बिजनेस था, हम 5 पार्टनर है, सबने 20-20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। पांचों की इन्वॉल्वमेंट होगी। जी अब इमेजिन करें आपने एक जी जी। कारोबार करना है 10 करोड़ रुपए का, और आपको पार्टनर्स की चिक चिक नहीं सुननी। अब आपके पास 1 करोड़ रुपया है। अब आपने क्या किया? आपने क्या, एक काम करता हूँ, स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी को लिस्ट कर देता हूँ, इसके शेयर अनाउंस कर देता हूँ, 100 रुपए के 10,000 पार्टनर ले आता हूँ। अब देखें हो क्या रहा है। जब आपने एक 10 करोड़ रुपए की कंपनी बनानी थी तो आपने 1-1 करोड़ रुपए 10 लोगों से लिए और 10 करोड़ से अपना बिजनेस शुरू कर दिया। लेकिन आपके पास सारे पार्टनर 10-10% के, तो उनका इन्फ्लुएंस है, उनकी बात सुननी पड़ती है। तो वो पार्टनरशिप हो गया। पब्लिक लिमिटेड में क्या हुआ? आपने 1 करोड़ रुपए अपना लगाया, बाकी 9 करोड़ रुपए आपने पब्लिक से उठा लिया। किसी ने 200 रुपए ऐड किए, किसी ने 500 ऐड किए, किसी ने 400 ऐड किए, किसी ने 1000 रुपए ऐड किए। आपने क्या किया? कंपनी के शेयर्स मार्केट में उतार दिए। आप समझ लें कोई 20 लाख शेयर आपने उतार दिए। आपने कहा एक शेयर की वैल्यू 50 रुपए, एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए है, और जब लोग आपके शेयर्स ले रहे हैं सब आपके पार्टनर बन रहे हैं। जी अच्छा, सबसे ज्यादा शेयर आपके पास है तो आप ही बिजनेस रन करेंगे, राइट? जी बिल्कुल। आसान जबान में समझ लें, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो जब कंपनी को अरबों रुपए चाहिए होता है ना, तो कंपनी क्या करती है? अपनी कंपनी को लिस्ट कर देती है और पब्लिक में ले आती है, पब्लिक से पैसा जमा करती है और फिर बिजनेस करती है। समझ में आ गया आपको? ठीक है। इसका मतलब है अगर आपके पास पीएसओ की कंपनी का एक भी जी शेयर ठीक है है। तो क्या आप पीएसओ के मालिक हैं? जी बिल्कुल। आप 0.00001% के मालिक है, लेकिन मालिक तो है क्योंकि आपके पास एक शेयर है, राइट? बिल्कुल। अब इमेजिन जी करें बिल्कुल। पीएसओ का जो मालिक है वो बिजनेस के अंदर हराम एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, सूद लेके पैसा लेता है, सूद पे काम करता है, लोगों को सूद पे पैसा देता है। तो एक ऐसी कंपनी जो कि हराम एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और आप उसके मालिक हैं, तो क्या आपकी इनकम भी हराम काउंट होगी? बिल्कुल। यहाँ पे शरिया कंप्लायंस कंपनी का कंसेप्ट आता है। ये बात समझ में आ गई? जो हम लोग कहते हैं ना शरिया कंप्लायंस जी कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो बेसिकली आप कहते हैं कि मैं किसी ऐसे बिजनेस का ओनर नहीं बनूंगा जो कि हराम इनकम के अंदर इन्वॉल्व है। आसान जबान में शरिया कंप्लायंस कंपनी समझ में आ गई? माने एक कंपनी है जो वाइन जी बनाती बिल्कुल। है, हराम इनकम कमाती है, तो अगर आपके पास उस कंपनी का एक भी शेयर है तो आप कंपनी के मालिक हुए। तो आप कभी भी किसी ऐसी कंपनी के मालिक नहीं बन सकते जो कि हराम इनकम के अंदर इन्वॉल्व है। डन हो गया? सही है। तो अगर आपने एचबीएल के शेयर खरीदा, एक एक ही शेयर खरीद लिया, तो क्या आप एचबीएल के मालिक हैं? जी बिल्कुल। तो इसका मतलब आप सूदी बैंक जो डील कर रहे हैं आप उसको चला रहे हैं, तो हराम एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए। यहाँ तक सारी लॉजिक समझ में आ गई? बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है। तो स्टॉक मार्केट की बेसिक तो हो गई, अब आगे चलते हैं। ये व्हाट हो गया, व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट, अभी सारे ऑप्शन डिस्कस करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में जब किसी के पास पैसा आता है तो उसके पास क्या ऑप्शन होता है? हर कोई कहता है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दो, यही है? जी बिल्कुल। इसके अलावा और क्या ऑप्शन है रियल एस्टेट के अलावा? अब मैं कराची मार्केट के हिसाब से आऊँ तो एक बंदे के पास अगर 10 से 15 करोड़ रुपए है तो वो कहता है ओके फाइन, डीएचए में मैं एक प्लॉट ले लेता हूँ। लेकिन हर बंदे के पास क्या 10 से 15 करोड़ रुपया होगा? नहीं। 50 लाख होगा, 60 लाख होगा, उसके पास क्या ऑप्शन है? डीएचएसीडी की फाइल ले ले, बैरिया टाउन में छोटा मोटा प्लॉट ले ले, किसी और इलाके में ले ले। सवाल ये होता है 2 लाख वाला जी क्या करे, 3 लाख वाला क्या करे, 4 लाख वाला क्या करे, 50,000 वाला क्या करे? तो जितने भी छोटी इन्वेस्टमेंट वाले हैं उनके पास क्या अपॉर्चुनिटी है बिजनेस करने की?
तो उन सब के लिए भी स्टॉक मार्केट का ऑप्शन आ जाता है। स्टॉक मार्केट की ब्यूटी ये सही। है कि जिसके पास 5,000 रुपये है वो भी इन्वेस्ट कर सकता है, जिसके पास 500 रुपये है वो भी इन्वेस्ट कर सकता है। माने एक कंपनी है 1,000 करोड़ रुपए की, आपने उसके अंदर 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी, डन। अब मजे की बात चेक करें। सही। अब कंसेप्ट ये है कि मेरे पास उस कंपनी के 80 करोड़ के शेयर है। अगर मैंने 2% कमाया तो जिसने 100 रुपए इन्वेस्ट किया है उसने भी 2% ही कमाया। ये लॉजिक समझ में आ रही है आपको? जी। अब स्टॉक मार्केट की एक और ब्यूटी है जो आपको समझनी चाहिए। माने मैंने 1 करोड़ रुपए का एक जनरल स्टोर खोल लिया, ठीक है, और मैं उसमें से 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो 10% कमा रहा हूँ। सही। इम्तियाज वाले ने 1 अरब का जनरल स्टोर बनाया, ठीक है, और वो 20% कमा रहा है। तो आपके पास एक आर्गुमेंट आया, आपने कहा कि उसकी इन्वेस्टमेंट 1 अरब रुपए की थी इसलिए उसके मार्जिन अच्छे हैं। मेरी छोटी शॉप है तो मैं 10% कमा पा रहा हूँ, लेकिन मैं इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करता, इकोनॉमी ऑफ स्केल पे जाता तो मेरी कॉस्ट कम पड़ती, तो मैं 20% मार्जिन पे कमाता। इन दोनों बातों में फर्क समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल। तो बाकी बिजनेसेस में क्या होता है, कैपिटल की अमाउंट ज्यादा होगी तो आपके रिटर्न भी ज्यादा हो सकते हैं, कैपिटल की अमाउंट कम होगी तो आपके रिटर्न भी कम होंगे, ऐसा होता है। जी बिल्कुल। स्टॉक मार्केट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर 50 करोड़ वाला 2% कमा रहा है तो 50 रुपए वाला भी 2% ही कमा रहा है। बिल्कुल। ये कितनी बड़ी ब्यूटी है, मतलब अकल वालों के लिए अगर कोई समझना चाहे। मतलब इसमें कैपिटल क्या है ये इररिलेवेंट हो गया है। ये बात समझ रहे हैं? यानी कि कोई फर्क ही नहीं सही। पड़ रहा आपका 50 करोड़ रुपया या 50,000 रुपया या 50 रुपए है, सबकी परसेंटेज सेम चल रही है। ये बात समझ में आ रही है आपको? सर एक क्वेश्चन है जी। कि अगर किसी के 1 करोड़ के शेयर हैं और किसी के 2 लाख हैं और वो शेयर्स खरीदे हुए हैं, 1 करोड़ वाले ने 1 करोड़ के शेयर्स खरीदे हैं और 2 लाख वाले ने 2 लाख के लिए, जी। तो उनके प्रॉफिट साइज जो होगा वो तो उनकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही होगा लेकिन ना? परसेंटेज तो सेम है ना सर। अगर 1 करोड़ वाले ने जी 10% जी कमाया जी है, जी जी 10 लाख, तो 2 लाख वाले ने भी 20,000 कमाया है। बाकी कारोबार में ऐसा नहीं है ना। मैं समझाता हूँ आपको। माने कि जी। आपके पास प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 20 लाख रुपए था, मेरे पास प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 100 करोड़ था, ठीक है। मैंने डीएचए में कमर्शियल प्लॉट 100 करोड़ का खरीद लिया, 1 साल के बाद उसने मुझे ठीक है। 20% गेन दिया, ठीक है। आपने 2 लाख रुपए में लियारी में एक छोटा सा सही। फ्लैट ले लिया, उसने आपको 5% गेन दिया। अब मैं बोलूंगा देखिए मैं ज्यादा अच्छा बिजनेसमैन, आपकी प्रॉपर्टी में 5% गेन था, मेरा 20% गेन था। तो आप कहेंगे भाई साहब मैं डीएचए में प्लॉट ले नहीं सकता था, मेरे पास कैपिटल कम था। आपके गेन इसलिए ज्यादा है क्योंकि आपने कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट किया। बात समझ रहे हैं? ठीक। ये ठीक है। ठीक आर्गुमेंट है। स्टॉक में नहीं लगता, परसेंटेज सेम होगी। ठीक है। ठीक है। ये बात बाकियों को समझ समझ में गया। आ रही है? हेलो, 24 लोग हैं इस वक्त मीटिंग के अंदर। ये बात बाकी सबको समझ में आई जो बात क्लियर की है मैंने अभी आपको? सर आवाज, जी आवाज थोड़ी कट गई थी, अब सही है। मैं कह रहा हूँ बाकियों को ये बात समझ में आई है सर परसेंटेज? आवाज कट रही है आपकी। मैं ये बात कह रहा हूँ बाकी जो 24 मेंबर हैं उनको ये परसेंटेज वाली बात समझ में आई है? हेलो, जी सर। यस सर। इसमें कोई क्वेश्चन है जी तो सर आ पूछिए। गई। इसमें कोई क्वेश्चन तो पूछिए। यस सर। जी सर आ गई। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछें। नहीं नहीं सर, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं। चलें, अब दूसरी बात समझिएगा। सबसे पहले होता है इन्वेस्टर की साइकोलॉजी, वो आपको ठीक करने की नीड है। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है कि अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है और आपको लगता है कि आपको इमरजेंसी में 5,000 या 6,000 की जरूरत पड़ सकती है, तो आपने करना क्या है, बाकी रिमेनिंग जो आपके पैसे हैं ना 95,000, वो इन्वेस्टेड होने चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? हमारे यहाँ लोग कहते हैं सही है। 95,000 इन्वेस्ट करके क्या मिल जाएगा। अरे भाई 2, 2.5, 3,000 तो मिल जाएगा ना। मोबाइल के बैलेंस निकालने के तो पैसे मिल जाएंगे। बैंक में पड़े पड़े क्या कर रहे हैं?
अब लोग वेट कर रहे होते हैं जब तक 1 करोड़ नहीं आएगा, जब तक 2 करोड़ नहीं आएगा, जब तक इतनी अमाउंट नहीं होगी हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। उनको ये बात समझनी चाहिए, अगर आप 1 करोड़ पे इन्वेस्ट करेंगे तब भी सेम परसेंटेज है, आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तब भी सेम परसेंटेज है। डन हो गया? सही है। ये परसेंटेज वाली बात समझ में आ गई? जी बिल्कुल। बाकी बिजनेस से डिफरेंट कैसे, ये समझ में आ गया? जी बिल्कुल। दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप 2000 रुपये का बिजनेस कर सकें? नहीं, कहीं नहीं। लेकिन यहाँ पे आप 200 रुपये का भी कर सकते हैं। ये बात समझ रहे हैं? अगर आपकी जेब में 100 रुपये भी है तो आप उसका भी बिजनेस कर सकते हैं। डन? डन। दूसरी बात, यूनिलीवर अगर पैसा कमा रही है तो आप भी उतना ही पैसा कमा रहे हैं। अगर आपने यूनिलीवर के शेयर में इन्वेस्ट कर दिया है तो यूनिलीवर ने अगर 7% गेन किया है तो आपने भी 7% ही गेन किया है। तो इसका मतलब ये है पाकिस्तान की जो टॉप बिजनेसेस है आप उनके पार्टनर बने हुए हैं। सही। ये लॉजिक समझ में आ गई? बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको एक दूसरा पर्सपेक्टिव दिखाता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या? अभी माइक पे नुमान साहब है, कौन है अभी माइक पे? नोमान। सर नुमान साहब एक और बात समझिएगा, माने कि आपने स्टॉक मार्केट के अंदर अपनी एक कंपनी को रजिस्टर करना था और आपने सीमेंट की एक फैक्ट्री बना दी 4 अरब रुपए लगा के, ठीक है? 4 अरब आपने अपनी जेब से लगाया और तकरीबन 200 अरब आपने स्टॉक मार्केट में मार्केट से उठा लिया। डन? अब आपका कारोबार है डन। सीमेंट का। अब सीमेंट के लिए कोल की जरूरत पड़ती है, कोयले की, ठीक है? माने सही। इंटरनेशनल मार्केट, अच्छा मैंने आपकी कंपनी के 1 लाख रुपए के शेयर खरीद लिए थे, तो क्या मैं भी आपके साथ पार्टनर हूँ? बिल्कुल। अब माने इंटरनेशनल मार्केट में कोल की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई, आपके प्रॉफिट कम होंगे। बिल्कुल। बिजली की प्राइस बहुत बढ़ गई, आपके प्रॉफिट कम होंगे। कम होंगे। अब आपको रियलाइज हुआ अगले 2 साल तक मैं कुछ कमा नहीं सकूंगा, तो क्या आप अपनी अरबों रुपए की सारी फैक्ट्री बंद करके घर चले जाएंगे? नहीं, वेट करेंगे। वेट करेंगे। लेकिन जो मैं हूँ 1 लाख रुपए का इन्वेस्टर, मैं क्या करूंगा? आप अपने शेयर वापिस सेल कर देंगे जी मैं 1 कंपनी को। लाख रुपए के आपके शेयर बेचूंगा और पीएसओ में एंटर हो जाऊंगा। ये बात समझ जी रहे हैं? बिल्कुल। अब ये इतना बड़ा एडवांटेज है शेयर होल्डर के पास जो दुनिया में किसी के पास नहीं होता। जैसे ही मैंने देखा गवर्नमेंट की पॉलिसी सीमेंट के लिए बुरी हो गई है तो मैंने सीमेंट का सब कुछ सेल किया, मैं पीएसओ के अंदर एंटर हो गया। जैसे ही वहाँ पे सर्कुलर डब का मसला आया मैंने उसको बेचा, मैं एंग्रो में एंटर हो गया। इन शॉर्ट ये जो बंदा बिजनेस चला रहा है उसकी तो मजबूरी है वहां पे रहना। बात समझ रहे हैं? हमारी तो कोई मजबूरी नहीं है। जी बिल्कुल। 505 जी। बिजनेस चल रहे हैं, 505, 525 बिजनेस है मेरे पास। विद इन 1 मिनट मैं किसी भी बिजनेस का ऑनर बन सकता हूँ और विद इन 1 मिनट मैं किसी भी बिजनेस से निकल सकता हूँ। आपको अगर समझ आ रही हो तो आपको अंदाजा हो रहा होगा ये कितना बड़ा एडवांटेज है, मतलब किस लेवल पे बड़ा एडवांटेज है कि विद इन मिनट मैं उस बिजनेस के अंदर एंटर भी हो सकता हूँ, विद इन मिनट में उसमें कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन जो रन कर रहा है उसके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। हाँ ये बात समझ में आई आपको? बिल्कुल ठीक, सही कह रहे हैं। क्लास बाकियों को ये मसला समझ में आया? जी सर। अब अब इसमें और एंटर होते हैं। अब सवाल ये होता है हमने एंटर कैसे होता है। अब हमने मल्टीपल बिजनेसेस को समझना है, हमने ये समझना था कौन सा बिजनेस किस तरीके से काम करता है। तो नॉर्मली हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि जहाँ पे आप जॉब करते हैं, जिस सेक्टर में आपकी नॉलेज है, जिस सेक्टर को आपका पता है, आप कोशिश करें उन कंपनीज में इन्वेस्ट करें। मिसाल के तौर पे माने मेरा एक दोस्त इंजीनियर है और वो नेशनल रिफाइनरी में जॉब कर रहा है या वो फिर अटक रिफाइनरी में काम कर रहा है, उसको रिफाइनरी के बिजनेस की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो फिर मैं उसको सजेस्ट करता हूँ कि रिफाइनरी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। उसकी वजह क्या है? उसको ये समझ में आता है कि कब रिफाइनरी में चलना है कब नहीं चलना। कैसे? उसने नेशनल रिफाइनरी के शेयर खरीद लिया। अब आपको पता है रिफाइनरी में शट डाउन का कंसेप्ट होता है, रिफाइनरी को 2-3 महीने के लिए बंद किया जाता है, उसके ऑपरेशन बंद हो जाते हैं। आपको पता है इस बात का? जी बिल्कुल। तो उसको एग्जैक्ट पता होता है कि भाई कौन सा सीजन है कौन सा सीजन नहीं है, कब रिफाइनरी ने ज़्यादा प्रॉफिट करने हैं कब नहीं करने हैं। तो उसको एग्जैक्ट आइडिया हो जाता है मुझे कब एंट्री लेनी है कब एग्जिट लेना है। क्योंकि मार्केट में तो न्यूज़ लेट आती है, नोटिस तो लेट आएगा, वो पहले से इस चीज़ को डिसाइड कर लेता है।
अब इसी तरह जो अच्छा शेयर का ट्रेडर है ना, उसने क्या किया, उसने मल्टीपल बिजनेसेस समझे हुए हैं। मतलब उसने ये समझा हुआ है किस सीजन में सीमेंट का काम चलेगा। उसने ये समझा हुआ है कि गवर्नमेंट ने अगर सीमेंट खरीदना हो तो किस कंपनी से खरीदती है। उसने ये बात समझा हुआ है। मिसाल के तौर पे आपको ये बात पता है कि सीमेंट को ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्यों नहीं, सीमेंट ना जहाँ पे सीमेंट बनता है ना, वहीं पे 70-100 किलोमीटर के अंदर उसको कंज्यूम करना पड़ता है। इस बात का पता है आपको? नहीं। सीमेंट को ना एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पे माने कराची में अगर कोई पुल बनना है, तो कराची में ही आसपास की किसी सीमेंट की फैक्ट्री से सीमेंट लिया जाएगा, केपीके से नहीं मंगाया जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? सही है। अब हमारे यहाँ कितने सारे लोग हैं जिनको ये तक नहीं पता कौन सी सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे है। मतलब उनको ये भी नहीं पता पाकिस्तान के साउथ में कौन सी सीमेंट फैक्ट्री है, नॉर्थ में कौन सी सीमेंट फैक्ट्री है। अब इससे फर्क क्या पड़ता है? माने बजट आया और मैंने एक चीज पढ़ी कि गवर्नमेंट का प्लान है केपीके के अंदर एक डैम बनाने का। तो क्या ख्याल है, केपीके में अगर डैम बनेगा तो सीमेंट की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। हमारे यहाँ किसी को पता ही नहीं होगा कि डीजीकेसी कहाँ पे है, मेपल लीफ वाले कहाँ पे है, लकी सीमेंट वाले कहाँ पे है। उनको उसकी लोकेशन का ही नहीं पता। लेकिन जो इस बिजनेस को समझता है ना, वो फिर इस बात को स्टडी करेगा। ओके फाइन, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होना है तो जाहिर बात है इसी से खरीदेंगे, इसी की सेल बढ़ेगी। ये लॉजिक समझ रहे हैं? जी। तो ये सारी टेक्निकल चीजें हैं जो स्टॉक मार्केट वालों को आनी चाहिए। उसको बिजनेसेस समझने पड़ते हैं। वो उसी सेक्टर के अंदर एंटर होता है जिस सेक्टर की उसको नॉलेज होती है। हमारे यहाँ तो लोग इतने माशाल्लाह उनको कंपनी के शेयर खरीदे होते हैं, उनको ये तक नहीं पता था कंपनी के प्रोडक्ट क्या है। यानी कंपनी की नॉलेज होना तो दूर की बात, उसको ये तक नहीं पता कंपनी बना क्या रही हो जाए। सही कह रहे हैं। ये सारी बात समझ में आ गई? तो पहली बात बिल्कुल तो ये बिल्कुल। डिस्कस की कि जिस सेक्टर की हमें नॉलेज है, जिस बिजनेस को हम समझते हैं, हम कोशिश करेंगे उस बिजनेस के अंदर एंटर मारें। और आहिस्ता 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 हम डिफरेंट बिजनेसेस को समझेंगे। मतलब हम ये समझेंगे आईटी वाली कंपनीज कैसे काम कर रही है। मिसाल के तौर पे एक आईटी की फर्म है, जब मैंने उसकी रिपोर्ट पढ़ी तो मुझे पता चला उसके मेजॉरिटी क्लाइंट्स बाहर के हैं। तो बताएं उसको पेमेंट रुपीस में होती होगी, डॉलर में होती होगी? डॉलर्स में। तो जब पैसे की वैल्यू कम हो रही होगी और स्टॉक मार्केट डाउन होती है, तो पता है वो पर्टिकुलर कंपनी ऊपर जाएगी नीचे जाएगी? जब हमारी करेंसी डाउन होगी तो डेफिनेटली उनके ऊपर जाएगी। हाँ, तो आपको पता होना चाहिए कि जब डॉलर के रेट बढ़ रहे हैं तो कौन से शेयर में निकलना, कौन से शेयर में एंट्री करनी है। इसी तरह जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो मार्केट बहुत ऊपर जाती है, लेकिन जो बैंक के स्टॉक है वो तो नीचे जाएंगे ना, क्योंकि वो तो इंटरेस्ट रेट से कमा रहे हैं। ये बात समझ रहे हैं? इसी तरह अगर क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ेगी तो आपको जी पता बिल्कुल। होना चाहिए क्रूड ऑयल की जी प्राइस बिल्कुल। चेंज होने से किस किस सेक्टर और किस किस कंपनी में फर्क पड़ेगा, किस में फर्क नहीं पड़ेगा। ये लॉजिक समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इंटरेस्ट रेट की एक और टेक्निकल बात बताऊं। माने एक कंपनी है लकी सीमेंट, उसने अपने करोड़ों रुपए दिए हुए हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे दूसरी कंपनी में इंटरेस्ट के तौर पे। डन। अब बताएं इंटरेस्ट रेट जब कम होगा तो उसका प्रॉफिट कम होगा ज्यादा होगा? इंटरेस्ट रेट कम होगा तो प्रॉफिट कम ज्यादा हो होगा। जाएगा। कम होगा, क्योंकि उसने इंटरेस्ट पे पैसा दिया हुआ है। ये बात समझ रहे हैं? ठीक है। आगे ठीक सुनिए। है जी ठीक है। माने एक डीजीकेसी जी जी सीमेंट है, बिल्कुल। उसने करोड़ों रुपए लोन में लिया हुआ है, और जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बताएं उसका प्रॉफिट बढ़ेगा कम होगा? उसका बढ़ेगा। प्रॉफिट कम होगा। उसका कम प्रॉफिट होगा सर। बढ़ेगा ना, क्योंकि उसने लोन लिया हुआ, उसको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। ठीक है ठीक है अब ठीक। टेक्निकल बात समझें। सही है। मॉनेटरी पॉलिसी आई, इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हो गया। अब दोनों सीमेंट है, एक सीमेंट की प्राइस बढ़ेगी, एक सीमेंट की प्राइस कम होगी। लॉजिक समझ रहे हैं? जी जी। अब लोगों को ये बात समझ ही नहीं आ रही होती कि यार ये क्या बात हुई, सीमेंट सेक्टर में एक कंपनी ऊपर जा रही है दूसरी नीचे जा रही है। उसकी वजह ये है कि ये जो नई पॉलिसी आई है उसमें एक को फायदा होगा दूसरे को नुकसान होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? सही सही। तो ये सारी बातें किसको समझ में आएगी? जिन्होंने उस बिजनेस को पिया होगा, जिनको पता होगा कि ये अपनी मेन प्रोडक्ट बेच के कितना पैसा कमाते हैं, अदर इनकम से कितना पैसा कमाते हैं, इनके अदर इनकम के सोर्सेज क्या क्या है, कैश फ्लोज कितने पड़े हुए हैं, इन सारी चीजों को पता होगा। डन हो गया? सही है। आप में से कोई सुन भी रहा है या सुन हुए वो सब के सब? मैंने सुना नहीं नहीं सर, सुन रहे हैं सुन रहे हैं। सर आवाज आ रही है आप? सही है? सर बिल्कुल। ये हाँ सारे जी। क्वेश्चन, ये सारे पॉइंट समझ में आ गए? जी जी सर। जी सर। सुन रहे हैं और समझने की कोशिश भी कर रहे हैं।
कोई सवाल है इसके अंदर? वो दो सीमेंट फैक्ट्री का जो नहीं वो तो प्रॉफिट रेशियो, जी बोले। वो उसका क्या डिफरेंस है कि एक लॉस हो रहा होगा, एक का कम हो रहा होगा, देखिए मैंने प्रॉफिट आपसे हो रहा कहा होगा? जैसे कंपनी ए है वो सीमेंट बेच के प्रॉफिट कमाती है, ठीक है। उसकी सोर्स ऑफ इनकम दो है, एक तो सीमेंट ठीक है, बेचती है और दूसरा उनके पास कैश फ्लो बहुत ठीक ज्यादा थे, उन्होंने वो सारा पैसा दूसरी कंपनी को सूद पे दिया हुआ था। डन। ठीक है, समझ गया सर, तो जब समझ, इंटरेस्ट रेट ओके, बढ़ेगा तो उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। सही सही समझ गया, और ठीक है, दूसरी कंपनी ओके ने ओके, इंटरेस्ट पे पैसा उठा के बिजनेस कर रही थी, तो उनका तो ठीक है, जितना इंटरेस्ट कम होगा उतना उनको फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही अब कह रहे नॉर्मली लोग हैं, सवाल ये ओके, करते हैं इंटरेस्ट रेट का ताल्लुक तो बैंकिंग सेक्टर से था, तो सीमेंट की प्राइस ऊपर नीचे क्यों हो गई? तो लॉजिक समझ में आ गया ऊपर नीचे क्यों हो गई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये बेसिक समझ में ठीक आ है, गई। ये लेकिन लेकिन सर मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे। जी बोले। सर मतलब मोस्ट जैसे सीमेंट कंपनीज है उसका तो मोस्टली जो इन्वॉल्वमेंट होगी वो सीमेंट प्रोडक्शन में होगी ना, उनका जो लोन देना है या लोन लिया हुआ होगा वो तो बहुत मिनिमल पार्ट होगा। लेट्स से अगर 100% में से अगर हम देखें तो 20 या 10% होगा कि उन्होंने लोन दिया हुआ होगा। ये जब हम फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ेंगे ना, उसमें मैं आपको कंपनी की रिपोर्ट्स में दिखाऊंगा एक अदर इनकम का ऑप्शन होता है। ये बात समझ रहे हैं? ओके। जो जी फंड जी। मैनेजर होता है, अब जैसे एटीएल के पास अभी इतना सारा कैश फ्लो पड़ा हुआ है, तो फंड मैनेजर क्या करता है, पैसा कहने के इन्वेस्ट करेगा ना। इन्वेस्ट करेगा बिल्कुल। तो फिर कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा? किसी न किसी को पैसा देगा। आपको सुन के देगा। बड़ी हैरत होगी, बहुत सारी कंपनीज ने दूसरी कंपनी के स्टॉक खरीदे हुए हैं, पता है आपको इस बात का? बिल्कुल ये? बिल्कुल। तो उनके जैसे पास जब अभी अभी मेरे ख्याल से लकी लकी के स्टॉक्स खरीदे गए। हाँ, तो बस पॉइंट ये है कि इसमें बस मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ, जिस सेक्टर में आप लोग जॉब करते हैं, जिस सेक्टर की आपको नॉलेज है, जिस बिजनेस को आप समझते हैं, कोशिश करें उसी सेक्टर के अंदर स्टॉक्स को लें, क्योंकि आपको पता है उसकी मूवमेंट समझ में आ रही होगी आपको। और अगर आप ओके। आहिस्ता आहिस्ता करके ना नए नए सेक्टर सीखें, इसमें ना आपको तकरीबन 8-10 साल लग जाएंगे। कैसे लगेंगे 8-10 साल? 2-2.5 साल लगेंगे आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर समझने में, कि ऑटोमोबाइल में इंपोर्टेड गाड़ियों का डेटा कैसे लेना है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में किन किन फैक्टर्स को देखना है। उसकी वजह क्या है? लोग 20-20 25-25 साल लगाते हैं तो उनको एक बिजनेस समझ में आता है, ठीक है। यहाँ हम्म पे 32 सेक्टर्स है, आपने डिफरेंट सेक्टर का कारोबार समझना है कि कौन सा कारोबार हम्म। कैसे चल रहा होता है। चले आपको इतना सही। टाइम नहीं है, कम से कम 3-4 कारोबार सीख लें। आप ये सीख लें कि भाई ऑटोमोबाइल के कारोबार कैसे चलते हैं, सीमेंट के कारोबार कैसे चलते हैं, स्टील के कारोबार कैसे चलते हैं, सही है। ऑयल सही। सेक्टर के कारोबार कैसे चलते हैं, बैंक सही। कैसे चलते हैं। तो आहिस्ता 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 आप अपडेट होते रहेंगे। ये लॉजिक समझा रहा था। डन हो गया? ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये था कि जी ठीक। जी बोलें। कंटिन्यू। सर मेरा एक सवाल है। जी सर ये जो फाइनेंसिंग वाली बात है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फाइनेंसिंग की बात करें तो सर कंपनीज की जो फाइनेंसिंग होती है वो मल्टीपल वेज से होती है। अब फॉर एग्जांपल अगर कंपनी की 30% फाइनेंसिंग जो है वो बैंक्स के थ्रू है और इंटरेस्ट रेट के आगे पीछे होने से ज़ाहिर है उस पर इम्पैक्ट आता है। तो सर ये तो सैकड़ों कंपनी रजिस्टर्ड हैं, उनकी फाइनेंसिंग भी लम्हा चेंज हो रही होती है, हर 1-1.5 हफ्ते बाद हो सकता है वो फाइनेंसिंग के जो है ना वो शेयर इशू कर दें, सुकूक इशू कर दें, बैंक से फाइनेंस रेस कर लें। सर ये तो नामुमकिन है कि कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मुस्तकिल आपकी नज़र में हो। ये कैसे ऑब्जर्व किया जा मैं सकता है इसका या इसको आंसर दे कैसे देता देखा हूँ, जा मैं इसका सकता है आंसर इतनी दे देता सारी हूँ। देखिए समझिए इस बात को, हम एक वर्ड पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर साइकोलॉजी। आपने पढ़ा होगा मार्केटिंग के अंदर, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा है ना आपने, एमबीए भी किया था ना, बीपीए तो नहीं किया लेकिन एमबीए किया जी है ना जी आपने। उसमें आपने कंज्यूमर जी जी बिहेवियर सर का कोर्स एमबी। नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि इकरा के अंदर कंज्यूमर बिहेवियर एमबीए में पढ़ाया नहीं जाता था। लेकिन एक होता है कंज्यूमर जी साइकोलॉजी, इसको हम मार्केट साइकोलॉजी के नाम से मैं आपको बता देता हूँ। डन। ये कंसेप्ट समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। माने एक कंपनी है जिसने अपने 6 महीने का रॉ मटेरियल खरीद लिया। माने मैं सीमेंट की फैक्ट्री हूँ और कोयला मिल रहा है 100 रुपए किलो। मैंने 6 महीने का अपना रॉ मटेरियल खरीद लिया। डन। काजी आवाज आ सही है, रही है आपको? ठीक है सर। क्या मुझे ठीक है अगले 6 महीने तक जी रॉ मटेरियल खरीदने की जी दी है? बिल्कुल आ रही है। नहीं नहीं सर अब बिल्कुल नहीं। सुनिएगा, अगले हफ्ते कोयले की प्राइस होगी 250। अब आवाम क्या करती है, जैसे ही देखती कोयले की प्राइस 250 हो गई तो उनको लगता है सीमेंट की कॉस्ट बढ़ जाएगी और इसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो सीमेंट बेचना शुरू कर देते हैं, सीमेंट के शेयर की प्राइस कम होना शुरू हो जाती है। कोई सेंस बनती है इस बात की? नहीं, नहीं। अब मेरे पास माने एक सीमेंट है मेपल लीफ जो 110 रुपए का था, मैं उसको बेच दूंगा। मुझे पता है मेपल लीफ ने भी कम होना है, मैं इसको 90 पे दोबारा उठा लूंगा। अब मुझे पता है कि मेपल लीफ के प्रॉफिट से इसका कोई लेना देना नहीं है,
लेकिन मुझे पता है कि जो ये साइकोलॉजी है इसकी वजह से इसका रेट डाउन होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? जी तो मेरा डिसीजन इस बेस पे नहीं है कि मेपल लीफ के प्रॉफिट कम होंगे। मुझे तो पता है उन्होंने 6 महीने का रॉ मटेरियल खरीदा हुआ, उनकी कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। लेकिन मुझे ये पता है कि इस न्यूज़ पे मार्केट ने ऐसे बिहेव करना है, तो मैं उस बिहेवियर के मुताबिक अपना फैसला ओ कर रहा हूँ। ये बात समझ में आ रही है आपको? सही ठीक अब है, जो बहुत जाहिल जबरदस्त, इन्वेस्टर है वो सही है मुझे सर। क्या कहता है कि यार लोगों को एजुकेट होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं है। भाई लोग हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये बात समझ रहे हैं? तो अगर लोगों जी, ने सही उसको बात ठीक है शेयर भैया, डाउन ठीक। करना है तो मैंने उसके मुताबिक चलना है। तो आप देखें, अक्सर मैं फ्यूचर में एक वर्ड यूज करूंगा। आप मुझसे कहेंगे आपने शेयर बेचा क्यों, इसके तो फंडामेंटल अच्छे थे, टेक्निकल भी कुछ नहीं था। तो मैं कहूंगा भाई मार्केट साइकोलॉजी की वजह से बेचा है। क्योंकि अब जैसे हफ्को है, हप्को के प्राइस आपने देखा पिछले 3-4 दिन में कितने बढ़े हैं। हत्ता के हप्को का ईपीएस अच्छा खासा ड्रॉप हुआ है। हप्को कंपनी के प्रॉफिट बहुत ड्रॉप हुआ है, ज्यादा बिल्कुल। ड्रॉप हुए हैं। लेकिन हुआ क्या था, मैं आपने व्हाट्सएप हम्म। ग्रुप पे देखा होगा, मैंने मैसेज किया था। मैंने कहा था हप्को का रिजल्ट बुरा है लेकिन बहुत प्राइस बनने वाली है। जानते हो उसकी वजह क्या थी? मुझे मार्केट साइकोलॉजी पता थी कि जब कोई कंपनी 10 रुपए डिविडेंड देती है तो लोग पागलों की तरह खरीदना शुरू कर देते हैं, देखते ही कुछ नहीं है बाकी चीजें। तो मुझे अंदाजा हो गया था शेयर बढ़ेगा टिका के। वो सारा डिसीजन मैंने मार्केट साइकोलॉजी के बेस पे लिया था। ये बात समझ रहे हैं? अब लोग मुझसे ठीक है, कहें कि ठीक। फायदा आपका फाइनेंस बनने का, आपने ईपीएस देखा ड्रॉप हो गया, फिर आपने एंट्री क्यों ली? क्योंकि मुझे मेन चीज मार्केट साइकोलॉजी देखी थी। मुझे पता था लोगों ने इस बेस पे कैसे बिहेव करना है। ये बात समझ में आ रही है आपको? अब आपके सवाल बेहतरीन, पे आता सही हूँ। है। हर रोज फाइनेंस मैनेजर कुछ ना कुछ कर रहा होता है, लेकिन बेसिकली उनकी जो हर क्वार्टर की रिपोर्ट आती है ना, इन्वेस्टर उस बेस पर डिसाइड कर रहा होता है। ये बात समझ रहे हैं? ठीक है, ठीक है, मतलब मानिए बिल्कुल, उसकी बिल्कुल। मार्च में रिपोर्ट आई और उन्होंने कहा कि हमने 20 करोड़ के लकी सीमेंट के शेयर खरीदे हुए हैं, उसने अगले दिन बेच दिए। लेकिन जब तक उसकी अगली रिपोर्ट नहीं आती ना, लोग उसी पे चल रहे हैं। ये बात समझ में आई आपको? सही, सही। तो जो लास्ट क्वार्टर की रिपोर्ट इश्यू हुई है उसकी बेस पे फैसला करना होता है। ठीक है, समझ गया, मैं समझ डन हो गया। गया? ठीक है। चलें, हम्म। अगली हेडिंग क्या है? सर, इससे तो फिर होना ही, जी जी बोले। सॉरी मैं छोटी सी, उससे होना फिर ये चाहिए कि सर अगर फॉर एग्जांपल पॉलिसी रेट अगर कम या ज्यादा होता है तो उसका इम्पैक्ट भी फिर क्वार्टरली रिपोर्ट्स के बाद ही ज्यादा आना यही चाहिए एज होता है, कम्पेयर यही टू डेली इसी बेसिस। को तो हम फंडामेंटल एनालिसिस कह रहे होते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में यही सब तो सीखना होता है। आपको कंपनीज के रेशियोज याद हो, आपको पता हो कि यार मॉनेटरी पॉलिसी में ये रिजल्ट आएगा तो उस पर ये फर्क पड़ने वाला है। समझ रहे हैं? यही तो सारा फंडामेंटल एनालिसिस है ही ये। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। समझ गया, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। जी चलिए, सर। अब पहली हेडिंग में हमने ये डिस्कस कर लिया और अब हम ये देखते हैं हमारे पास बाकी बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज क्या है। बाकी जैसे मैंने आपको बता चुका है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गाड़ियां लेके उबर को रेंट पे दे सकते हैं, ये सारे काम हमारे पास हो सकते हैं। ये बाकी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन स्टॉक की वही, जैसे मैंने आपको ब्यूटी बताई कि जो दुनिया के पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन हैं, आप उनके साथ पार्टनर बन जाए। जैसे वो कमा रहे वैसे वैसे आप भी कमाते रहें, और आप एक दिन के अंदर कंपनी स्विच कर सकते हैं, किसी भी सेक्टर में एंटर हो सकते हैं, किसी भी कंपनी के साथ अपनी पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। डन हो गया? जी सर। यहाँ तक कोई सवाल है? इससे रिलेटेड कोई सवाल है या ब्रोकर पे आ जाए? ब्रोकर पे आ जाए सर, यहाँ से क्लियर हूँ। किसी का भी कोई सवाल है? सर एक एक चीज ये नो बताएं सर। जी जी बोले। कि फिजिकली कल भी हम बात कर रहे थे एक चीज की, आज भी एक बात हुई है कि शरिया के हिसाब से हलाल और हराम की ना, तो अच्छा, एक चीज, एक शेयर्स भी तो क्वेश्चन ऐड हमारे कर दूं, हाथ एक में चीज मैं ऐड फिजिकल। कर दूं। मुझे अगली वीडियो इस बात पे बनानी है कि शरिया कंप्लायंस के 6 क्राइटेरिया क्या है और किन किन बेसिस पे शरिया कंप्लायंस किया जाता है, नहीं किया जाता। तो अगर आपने ये बात डिस्कस करनी है कि शरिया कंप्लायंस के क्राइटेरिया क्या क्या है, क्यों है, इसके कई नहीं रीजन नहीं क्या नहीं है, नहीं नहीं, इसकी सिर्फ अलग एक वीडियो छोटी है। सी चीज है। जी नहीं, सिर्फ एक छोटी सी चीज है, वो कल पे भूल नहीं जाए। जी मतलब शेयर्स भी हम लेते हैं शरिया के मुताबिक कि अगर किसी किसी भी कंपनी के या बैंक या जी शेयर्स लेते हैं हम इंडस्ट्री के, तो वो भी तो फिजिकली हमारे हाथ में नहीं आते ना। सर, आ जाते हैं, उसकी वजह बताता हूँ आपको। 2 मिनट के लिए माने आपका बैंक में अकाउंट है, जी मैंने आपसे प्रोडक्ट ली, आपने कहा जब तक आप मुझे पैसे नहीं देते तब तक मैं आपको प्रोडक्ट नहीं देता।
मैंने आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, आपके हाथ में पैसे आगे नहीं आए, आगे फिजिकली कहाँ है सर? अकाउंट में। वही चीज है। तो आपका जो अकाउंट होता है सीडीसी का, तो जब आप मंडे को शेयर लेते हैं तो आपके अकाउंट के अंदर वो आते हैं ट्यूसडे नाइट को। ये बात समझ रहे हैं? फिजिकली आने ठीक का है, मतलब है जो अकाउंट आपके नाम पे रजिस्टर्ड है उस अकाउंट में आ गए। लॉजिक समझ रहे हैं? ठीक है, ये ठीक है। लॉजिक होती है। आपका एक सीडीसी में अकाउंट बनता है, जो शेयर आप मंडे को खरीदते हैं वो ट्यूसडे की शाम को आपके अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। अब ये नालायकी है पीएसएक्स वालों की, इन्हें करना चाहिए कि उसी दिन ट्रांसफर कर दें ताकि हम अगले दिन बेच सके। पहले ये 5 दिन होता था, फिर 4 दिन हुआ, फिर 3 दिन हुआ, अब 2 दिन हो गया है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तो, कुछ ऐसे में 1 दिन हो जाएगा। तो सर जब हम लोग फॉरेक्स में कोई ऐसे परचेजिंग करते हैं तो वो भी तो जो उसके शेयर हैं वो भी तो हमारे अकाउंट तो में आ सर जाते हैं ना फॉरेक्स प्रॉपर। शरई तौर पे हलाल थोड़ी ना है। नहीं नहीं, मैं सिर्फ इस चीज का पूछ रहा हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। नहीं, पहले तो एक बात समझे, फॉरेक्स की ट्रेडिंग हलाल ही नहीं है। नहीं नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने वो भी देखी है वीडियोस भी, वाकई हलाल नहीं है। मैं सिर्फ उसके अपने नॉलेज के लिए पूछना चाह रहा हूँ कि वो भी तो जब ब्रोकर आता है वो लेवरेज की वजह से हलाल नहीं नहीं सर, है या बहुत वही। सारे रीजन है। ये जब मैं आपको शरिया कंप्लायंस की वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको डिस्कस करूंगा क्रिप्टो ठीक है, हलाल क्यों नहीं है, फॉरेक्स हलाल क्यों नहीं है। एक रीजन ये ठीक है भी है। सर। आप अगर किसी मुफ्ती से फतवा ले कि मैं सोने के बिस्किट खरीद के रख लूंगा, सोना बेचूं, ओके है? वो कहेगा ओके है। अब आप कहेंगे हम्म, सोना खरीदने में फर्क पड़ जाता है, मैं फॉरेक्स पर खरीद लूं, वो कहेगा ओके नहीं है। इसी यही वजह हम्म, देगा आपका पोजेशन नहीं आई, आपका कब्जा नहीं आया। एक वजह ये है। दूसरी वजह वो अलग है, कमोडिटी ट्रेडिंग वगैरह, लेकिन आपको सोना वो डिजिटल में खरीदने नहीं देगा। वो कहेगा बिस्किट खरीद ठीक। के रख लोगे, बेच लोगे, वो ओके है, अदरवाइज ओके नहीं है। वो अलग बहस है। तो अभी जैसे हम लोकल मार्केट से खरीदते हैं सोना, सर वो अब वो एक बंदा है उस जिसके दिन के लेक्चर जिसके के लिए, साथ। सर जिस दिन हम शरिया कंप्लायंस को डिस्कस कर रहे होंगे ना उसके लिए सवाल रखें, वरना ठीक हम है, टॉपिक से ठीक है डेविएट सर। हो जाएंगे ना। क्योंकि ठीक है, अगर मैं ठीक है, सीधे ठीक है, टिकटॉक ठीक पे एक बच्चा क्रिप्टो का सवाल पूछेगा कि क्रिप्टो हलाल ठीक हराम है, क्यों ठीक नहीं है, है, ये क्यों नहीं है, वो फिर उसकी वीडियो अलग बना लेंगे ना। ठीक है सर। ठीक है। आपका नाम क्या है सर? नौमान जावेद। अच्छा, आप ही बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। चलिए, किसी का भी कोई सवाल हो पहले अपना नाम बता दिया करें, फिर आगे डिस्कस कर लिया करेंगे। चलिए, ये पहली वाली हेडिंग हो गई। ठीक है, क्लास आगे मूव करें। चलें सर। किसी और का कोई सवाल है? जी सर। काफी सब आगे मूव करें। मूव करें सर। चलें काजी साहब, अब जी अगला सर सवाल। अब आपको काजी साहब पता है कि मेरा एक मेन काम करने हो चुका है, ठीक है? अब आपको इस बात का अंदाजा होगा, डिफेंस में अगर 100 गज की कोई बिल्डिंग बनाए कमर्शियल पे तो 18 से 20 करोड़ की बनती है, ठीक है? 24 से 25 करोड़ की बिक जाती है, ये हो गया 24 से 25% प्रॉफिट। डन। 2 साल का पूरा प्रोसेस है। अगर मैं 24% को डिवाइड करता हूँ 2 साल से, तो 1 साल का बन गया 12%। डन। ठीक है, अगर मैं अपना सारा ठीक है। पैसा बैंक में जमा करा दूं इस्लामिक बैंकिंग के थ्रू, तो मुझे 6% रिटर्न मिलेगा। ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन का काम मैं क्यों कर रहा हूँ? एक्स्ट्रा 6% के लिए, बिल्कुल। क्योंकि उससे मुझे 12% मिल जाता है। डन। हम्म। रिस्क है नहीं है? बिल्कुल है। नहीं है। क्योंकि देखें, हम कमर्शियल बिल्डिंग जब मैं बनाता हूँ तो मैं जैसे ही खड्डा खोदता हूँ मेरी सारी बुकिंग होना शुरू हो जाती है। मुझे पता है मेरा सारा माल बिक जाएगा। 5% रिस्क है, समझ लें। अगर मैं बैंक में पैसा जमा करा देता हूँ तो 0% रिस्क है। लेकिन मैं अगर अपना कंस्ट्रक्शन बिल्कुल। का काम में करता हूँ 90-95%। अब आगे चले। जब मैं स्टॉक के बिजनेस में आता हूँ तो मैं कहता हूँ मुझे कम से कम 24% कमाना है। ये जो 12% हम्म। मुझे एक्स्ट्रा कमाना है, उसकी वजह ये है कि मैं रिस्क ले रहा हूँ। मैं 50% रिस्क ले रहा हूँ। मतलब अगर मुझे रिस्क फ्री चलना था तो साल के 6% के लिए बैंक का ऑप्शन था। तो अगर मुझे सिर्फ 5% रिस्क लेना था तो मैं कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में आ गया। देखिए, मैं आपको इसमें कंसेप्ट क्या समझाना चाह रहा हूँ। माने एक आदमी की जेब में 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, उसके पास तो एक कंस्ट्रक्शन का ऑप्शन ही नहीं है ना। बात समझ रहे हैं? उसके पास तो सिवाय स्टॉक मार्केट के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, उसको तो स्टॉक मार्केट में ही आना पड़ेगा। लेकिन इमेजिन करें, एक आदमी है जिसके पास 25-30 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, जो कि रेस्टोरेंट भी बना सकता है, जो कि गाड़ियों का बिजनेस भी कर सकता है, जो कि कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी कर सकता है। उसके पास तो मल्टीपल ऑप्शन है ना। मैं आप उसका ऑप्शन समझा रहा हूँ। जैसे उसमें से एक ऑप्शन मैंने आपको कंस्ट्रक्शन का समझा दिया। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर सकते हैं, 12% प्रॉफिट कमा सकते हैं।
अब मेरे ज़हन में ये बात आती है कि अगर वहां से मैं करोड़ 2 करोड़ निकाल के स्टॉक पे लगाऊं और मुझे 12% ही मैंने कमाना है, तो मुझे नीड नहीं थी इतना रिस्क लेने की, फिर मैं रिस्क फ्री में चलता। सही है। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो अगर मैं स्टॉक के बिजनेस में आऊंगा तो मेरी नीयत होगी कम से कम 22 से 24% तो कमाऊं। सही है। अब आगे चलते हैं। काजी साहब की जेब में 1 लाख रुपया है, तो क्या काजी साहब कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में आ सकते हैं? नहीं, क्या काजी साहब बैंक में पैसे रखवा सकते हैं? बहुत कम अमाउंट है। आ ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं उठता। डिपेंड बिल्कुल। करता है बैंक बैंक में 6% कमाएंगे। बोले नुमान साहब, आवाज आ रही है आपको? आवाज जी हाँ, कट रही है बिल्कुल। सर आपकी। बैंक में 6% आवाज कट कमाएंगे? रही है। 6% ही कमाएंगे ना? सर आपकी अब आ रही है। आवाज आती है, मैं दरमियान में ना कट जाती है, मैं रुक ये जाती कह है रहा था, जैसे। काजी साहब की जेब में 1 लाख रुपया है, जी काजी साहब बिल्कुल मिलेंगे कंस्ट्रक्शन के बैंक में बिजनेस में नहीं आ 6%। सकते, लेकिन बैंक में जाएंगे तो बैंक 6% देगा। तो उन्होंने रिस्क लेके स्टॉक मार्केट में आ गए। अब ये स्टॉक मार्केट से कितना एक्सपेक्ट करेंगे? जवाब दें। जैसे आपने बताया 22 से 25। ना 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 ना, आप पॉइंट नहीं समझ रहे। स्टॉक माने जिस मार्केट से डेफिनेटली उससे। मैं फिर से सवाल रिपीट कर रहा हूँ। काजी साहब की जेब में 1 लाख रुपया है, ना वो कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं, ना वो कार डीलिंग का काम कर मान सकते भाई हैं, ना आपकी वो। आवाज है ना, तो इस वजह से समझ नहीं आया। मैं ये अब आवाज क्लियर है मेरी? मैं आपसे ये बात कह रहा था कि जिसकी क्या जेब आवाज आ रही है? जिसकी हेलो। हेलो। मैं ये बात कह रहा था कि जिसकी जेब में जी सिर्फ 1,000 रुपया है। 1 मिनट रुके, मैं अपना नेट दोबारा कनेक्ट कराता हूँ। 1 मिनट दे दें। जी, अब आवाज क्लियर है? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने अपना इंटरनेट चेंज किया, अब आवाज जी शायद अभी जी क्लियर हाँ, अभी है। तो ठीक है। मैं ये बात कह रहा था कि काजी जी साहब अभी की ठीक। जेब में 1 लाख रुपया है, ना वो रेस्टोरेंट बना सकते हैं, ना वो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में आ सकते हैं। उनके पास एक ऑप्शन है बैंक में जाने का, तो बैंक उनको 6% देगा। अब काजी ठीक है। साहब ने सोचा मैं रिस्क लेके स्टॉक मार्केट में हम्म। आ जाऊं, इनको कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए? हम्म। जाहिर है डेफिनेटली 6 से, और जो बैंक 6 की से है ऊपर। उससे ज्यादा ही होना चाहिए ना। 12 एक्सपेक्ट करेंगे? डेफिनेटली अच्छा, आगे सुने। ऑलमोस्ट 10 to 12 लाइक दिस। अब आगे सुने। मेरा एक यूनिवर्सिटी का बिजनेस है, मैंने वहां पे 50-60 करोड़ रुपये लगाया हुआ है, डन। और मैं वहां से कमाता हूँ बीस सही है। फीसद ठीक है। मैंने वहां सही से है। पैसा निकाल के स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, मैं कितना एक्सपेक्ट करूंगा? हम्म। इसीलिए मूव किया ना कि आप 20 से ऊपर चाह रहे हैं। कितना? 40? 40 तक होना चाहिए जी बिल्कुल, अब क्योंकि मेरा वो पॉइंट समझे, मेरा उस। पॉइंट समझे, जो मैं पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूँ। उसके लिए हम्म। कम से कम 40 है। मैं जो कंस्ट्रक्शन के काम अच्छा। के अंदर हूँ, मेरे लिए 24 है। और जो आदमी सही। है जिसके लिए कुछ भी नहीं, उसके लिए 12 है। अब बात समझे इस बात को। हर अच्छा बंदे अच्छा के लिए ऑप्शन अलग है। आप अपने आप को दूसरे से अच्छा। कंपेयर ना करें। ये बात समझ रहे हैं? सही। आप ये समझें कि आपके पास जो 50,000 रुपया है, उससे आप कितना कमा सकते हैं। आपने कहा मैं बिना रिस्क लिए 2% कमा सकता हूँ, तो मैं कह रहा हूँ अगर आप हम्म। स्टॉक मार्केट में आके रिस्क लेते हैं तो आपके लिए 4% भी हम्म। बहुत है। ये बात समझ रहे हैं? सही। और सही। अगर आप अपने कारोबार से 30% कमाते हैं बिना रिस्क लिए, तो मैं कहता हूँ कि हम्म। स्टॉक मार्केट में आप तब तक ना आए जब तक आप 60% नहीं कमाते। सही बात। तो मेरा मेन काम कंस्ट्रक्शन का है, तो मेरी एवरेज है 12%। तो मैंने अपने लिए टारगेट क्या सही। सेट किया हुआ है? 24%। 24 का। ये बात समझ में आ रही है आपको? हम्म। और उसका भी रीजन ये है, दुनिया में आज तक कोई इन्वेस्टर ऐसा नहीं है, वॉरेन बुफेट को ले लें, किसी को भी ले लें, जिसने साल हम्म। की एवरेज 24% से ज्यादा दी हो। ठीक है। ये बात समझे? मतलब किसी साल उन्होंने चालीस लेकिन परसेंट दिया कारोबार है, तो देते हैं ना कुछ। किसी साल उन्होंने 40% दिए, किसी साल उन्होंने 60% दिए, तो किसी साल 10% दिया है। अगर आप 15-20 साल सही। की एवरेज निकालने पे हैं, तो कोई 24-25, 20 से 25% से उससे ऊपर आज तक कोई भी नहीं गया। तो अगर मैं ठीक है। उसकी महीने की एवरेज निकालूं तो महीने की 2 बनती है। ये बात समझ में आ गया? सही है। पॉइंट ये है कि अगर मैं कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में 22-24% कमा लूं,
तो मैं रिस्क लेके फिर यहाँ पे एंटर ना हूँ। ये बात समझ में आ रही है आपको? सही। नुमान साहब ये क्लियर होगी लॉजिक? जी सर। अब आते हैं काजी साहब पे बात पे। काजी साहब आप माइक पे हैं? वो शायद लेफ्ट कर गए हैं। चलें, अभी कौन कौन अभी माइक पे कौन कौन है? मैं सलीम है, मुफ्ती सलीम। अच्छा जी, मुफ्ती सलीम साहब। जी सर, मैं जहांगीर। जहांगीर साहब, आप अभी कोई बिजनेस कर रहे हैं? नहीं सर, अभी तो मैं कोई बिजनेस चलें, नहीं कर रहा, सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में ही है थोड़ी बहुत आपके अकाउंट इन्वेस्टमेंट। में 5 लाख रुपए है, तो सिवाय इस्लामिक बैंकिंग के इन्वेस्ट करने का और कोई ऑप्शन है? नहीं सर। तो आप वहाँ से 6% कमाएंगे। डन। जी बिल्कुल। तो जी आप बिल्कुल। अगर रिस्क लेके स्टॉक मार्केट में आते हैं, तो मेरा पॉइंट है, आप कहेंगे जब मैं इतना रिस्क ले रहा हूँ, पैसा डुबाने का भी रिस्क ले रहा हूँ, तो गेन तो फिर मुझे 10-12% चाहिए। ये बात समझ में आ गई बिल्कुल आपको? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो आदमी बिल्कुल। बिना रिस्क के 15% कमा रहा है, बिना रिस्क के, वो एंट्री मारे तो वो 25-30% का भी टारगेट बनाए। ये समझ में आ रहा है आपको? जी बिल्कुल। सही। समझाने वाली बात ये थी, अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें। सबके हालात डिफरेंट है, सबके पास अपॉर्चुनिटी डिफरेंट है। अब मेरा एक जानने वाला है, वो कंटेनर मंगाता है, ठीक है, उसका 30 से 32% गेन है, ठीक है। मंथली। ओके। तो तो 30 से 32% सालाना। गेन वो अपने कारोबार से कमा रहा है साल का, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है स्टॉक में एंटर होना, क्योंकि उसको टारगेट बनाना पड़ेगा कम से कम 40-50-60%। समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल तो वो सोचेगा मैं इतना रिस्क लेके क्यों एंटर हूँ फिर, जब बिल्कुल। 30-32% ऑलरेडी हो रहा है। ये बात समझ में आ गई आपको? सही। जी सर, ये पहली हेडिंग को खत्म करके सेकंड ब्रोकर पे आ जाएं, या कोई और कंफ्यूजन भी क्लियर करूं? अच्छा सर, नहीं। अगर कोई जो है वो 40% कमा रहा है सालाना, जी, तो वो सब तो तो देखिए, उसको डिपेंड करता है। मैं उसकी लॉजिक समझाता हूँ। माने कि मेरे पास 10 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, डन, और मैं 40% कमाता हूँ, तो मैं 4 करोड़ रुपये कमा रहा हूँ, डन। अगर मुझे स्टॉक मार्केट से ये हो जाए कि 50% भी हो जाए, तो 10% एक्स्ट्रा का मतलब है 1 करोड़ एक्स्ट्रा। 1 करोड़ एक्स्ट्रा का मतलब है 8.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा। ये बात समझ रहे हैं? तो डिपेंड करता है मेरे लिए 8.5 लाख रुपए की वैल्यू क्या है, तो इसमें कैपिटल भी मैटर कर रहा है ना। मेन सही। बात आपको समझाने वाली ये थी कि आपने अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी है, कि आपके बिल्कुल। पास क्या सही। ऑप्शन अवेलेबल है, और रिस्क लेने के बाद क्या ऑप्शन अवेलेबल है। ये बात समझ रहे हैं? सही। जी, ये जितने मेंबर्स ठीक हैं है। इस वक्त जो मीटिंग में बैठे हैं, उनको ये सारी बात समझ में आ गई? जी सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। एक सेकंड रुक जाएं। रोहेल साहब, रोहेल साहब लिफ्ट पे जा रहे हैं, सही है। सफिया बीबी, आपको समझ में आ गया? हेलो जी सर। हेलो जी सर, समझ में आ गया। सर समझ में आ गया। कुछ चीज़ों को मैंने सर लेट ज्वाइन किया था, तो उनको भी फॉलो अप करना, लेकिन चलो वो कॉन्सेप्ट वीडियो समझ देख में आ लीजिए, रहा मैं वीडियो शेयर करूंगा ना। है। जी 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 जी। बेसिकली मैं आपको पॉइंट ये समझा रहा हूँ, स्टॉक मार्केट एक चीज हो गई, लेकिन जितने लोग हैं एटलीस्ट उनको बिजनेस की सेंस समझ में है कि बिजनेस चलते कैसे हैं, डिसीजन मेकिंग होती कैसे है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अच्छा, बाकी सब अपना माइक म्यूट कर लें, काफी शोर हो रहा है, किसी का माइक अनम्यूट हो गया है। सफिया नाज का माइक चलो मैं म्यूट कर देता हूँ, ठीक है। और नुमान जावेद साहब तो सही है। जी, तो बेसिक सेंस समझ में आ गई कि हम लोग बिजनेस में कैसे डिसाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट करनी नहीं करनी। जी सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें आगे। चलें। क्लास किसी का कोई सवाल है तो अभी पूछे, ताकि इस टॉपिक को क्लोज करूं मैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आऊं। मूव करें सर। किसी का कोई सवाल नहीं है? नो सर। चलें, अब आ जाए ब्रोकर पे। अब ब्रोकर की दुनिया को समझते हैं। अब हमने एज्यूम कर लिया कि हमने डिसाइड कर लिया कि भाई हमने तो स्टॉक मार्केट में घुसना है और हमने अकाउंट खोलना है, डन हो गया। बिल्कुल। अब नुमान साहब, आपको मैं बैंक की एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने आपसे कहा मुझे 5,000 रुपये भेजें, क्या आप बिना बैंक अकाउंट खोले आप 5,000 रुपये भेज सकते हैं? नहीं। तो एक बैंक अकाउंट मेरा भी होना चाहिए, एक आपका भी होना चाहिए। जी बिल्कुल। अब जब आप बैंक अकाउंट खोलेंगे ना, तो बैंक अकाउंट में HBL भी है, MCB भी है, मिजान बैंक भी है, फैसल बैंक भी है, मल्टीपल बैंक है। तो ये तो बात डिसाइड हो गई कि आपने किसी ना किसी बैंक में अकाउंट खोलना है, अदरवाइज आप नहीं काम कर सकते, डन। जी सर। इसी तरह आपने स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदना है, तो आपने किसी ना किसी ब्रोकरेज फर्म में अकाउंट खोलना है। ये बात समझ में आ गई? जी। बैंक की तरह, क्लियर हो गया? जी बिल्कुल। अब आपका सवाल होगा किस ब्रोकरेज अकाउंट में खोलूं,
तो मेरा एक सिंपल सवाल ये था कि जब आपने बैंक अकाउंट खोलना था तो आपने मल्टीपल फैक्टर देखे, आपने ये देखा किसकी ऐप अच्छी है, किसके चार्जेस कम है, ये बात समझ रहे हैं, कौन क्या क्या फैसिलिटीज दे रहा है, जी ये सब कुछ किया आपने। जी यही काम हम ब्रोकरेज हाउस में करते हैं। डन हो गया। जी अब आगे बढ़ते हैं। ब्रोकरेज हाउस में रूल क्या होता है कि जो अच्छा पहले काम करते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एक ऑफिशियल वेबसाइट है PSX के नाम से, ये दिख रही है आपको? जी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ना ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है रिसोर्सेज, दिख रहा है आपको? ठीक है, जी रिसोर्सेज के अंदर जाते हैं, यहाँ पे हम लोग एंटर कर देते हैं रिसोर्सेज एंड टूल्स, इन्वेस्टर कर लेते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं, बल्कि मैं इसको मैं क्लोज करता हूँ। इन्वेस्टर दिखा आपको? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टॉप 10 ब्रोकर्स। ये मैंने क्लिक कर दिया। ये पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये 10 ब्रोकर्स के नाम लिखे हुए हैं, AKD, मोहम्मद मुनीर मखानी, GS ग्लोबल, आरिफ हबीब, के ट्रेड। अच्छा, ये जो 10 ब्रोकर है ना, ये नंबर ऑफ अकाउंट होल्डिंग के हिसाब से है, जिनके पास सबसे ज्यादा अकाउंट्स है। हजारों हैं, जरूरी नहीं आपने इन 10 में ओपन करना, आप किसी में भी ओपन कर सकते हैं। डन हो गया। बिल्कुल। अब सवाल ये होता है क्राइटेरिया क्या है। अब मिसाल के तौर पे इसका नाम क्या है? स्टैंडर्ड कैपिटल। स्टैंडर्ड कैपिटल। SCS के नाम से है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको SCS। अब ये देखें ओपन हो गया। इनका ना ये पूरा रिसर्च पोर्टल है। देखें, मैंने अभी भी इसका टेक्निकल खोला हुआ था, ये ग्राफ मैंने SCS पे खोला हुआ था, देख रहे हैं आप? जी इन्होंने पब्लिकली ओपन किया हुआ है। इसका मतलब ये है, चाहे आपका SCS में अकाउंट है, चाहे आपका SCS में अकाउंट नहीं है, आप इनका पोर्टल यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको? ठीक है। बाकियों ने ये नहीं किया हुआ। अब AKD ने क्या किया हुआ है, AKD का जिसके पास अकाउंट है उसके पास AKD की पोर्टल की एक्सेस है, जिसके पास JS ग्लोबल का अकाउंट है उसके पास JS ग्लोबल की एक्सेस है। ये बात समझ में आ गई? बोले हैं? जी सर। यस सर। इसका मतलब ये, अगर आप AKD में अकाउंट नहीं खोलेंगे तो AKD के रिसर्च पोर्टल की एक्सेस आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो लोगों का जो एक क्राइटेरिया होता है अकाउंट खोलने का, वो ये कि भाई फलां के पोर्टल की एक्सेस मिल जाए, फलां के पोर्टल की एक्सेस मिल जाए। डन हो गया। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आपके पास थोड़ी नॉलेज है ना तो सब कुछ फ्री में अवेलेबल भी होता है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं होता कौन सी चीज़ कहाँ से निकालनी है, कौन सी चीज़ कहाँ से निकालनी है, तो उनको भी पोर्टल चाहिए होता है। अब एक और कहानी में आते हैं। गवर्नमेंट का एक रूल है 0.0015, दिखाता हूँ आपको। जी, एक्सेल की फाइल दिख रही है आपको? जी। अब देखें ट्रांजैक्शन कॉस्ट करता हूँ। माने आपने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे, ठीक है, यहाँ पे लिख दो 0.0015। जी, कमीशन कितना हो गया है, दिख रहा है आपको? हाँ 150। 150 रुपये। आपने 1 लाख के शेयर खरीदे, 1 लाख के शेयर बेचे, टोटल ट्रांजैक्शन कितने की हो गई है? 2 लाख की। तो कमीशन कितना कटेगा? 300। 300। इसका मतलब ये है कि माने आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए थे, आपने सुबह लाख रुपए के शेयर खरीदे, फिर 1,02,000 के बेच दिए, फिर लाख रुपए के शेयर खरीदे, फिर 1,05,000 के बेच दिए, टोटल ट्रांजैक्शन कितने की हो गई है? 4,07,000। बिल्कुल। तो ब्रोकर ने आपसे 610 रुपये कमा लिए। इसका मतलब ये हुआ, आप प्रॉफिट में जाएं, आप लॉस में जाएं, आप बाढ़ में जाएं, ब्रोकर ने पैसे कमाने हैं। ये बात समझ में आ गया? सही। सर्विस चार्जेस। हाँ, आप प्रॉफिट में जाएं, लॉस में जाएं या बाढ़ में जाएं, उसने पैसे कमाने हैं। डन हो गया। बिल्कुल। अब ब्रोकर की ख्वाहिश क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा पैसा। नहीं, ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। सही है। अब ब्रोकर दुनिया की सबसे गंदी कौम है।
ये जो मुहावरा निकला है ना, ये जो मुहावरा निकला है ना कि अपनी बोटी के लिए दूसरे का बकरा हलाल करा लेना, सही है, ये ब्रोकर पे फिट होता है। वो आपको रोज बाय कॉल देगा, रोज स्टॉप लॉस का बोलेगा, रोज टारगेट प्राइस कहेगा, आपको डराएगा, प्रॉफिट बुक करो, प्रॉफिट बुक करो। क्यों करवा रहा है सब कुछ? अपने पैसे के लिए। अपने पैसे के लिए। ये बात समझ में आ गई? सर एक चीज ये है कि एक तो एक अकाउंट हमारा ब्रोकर के पास खुलता है और एक अकाउंट डायरेक्ट भी तो खुलता है जिसमें ब्रोकर का कोई अमल दखल नहीं होता। नहीं खुलता, वो सीडीसी अकाउंट है, वो समझाता हूँ, पहले ब्रोकर समझाता हूँ फिर सीडीसी समझाता हूँ आपको। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक ये है। बात क्लियर होगी? सर अस्सलाम वालेकुम सर, फ़ायज़ा बात कर रही हूँ। सर इसके अंदर हम फिर कैसे सेलेक्ट करें कि कौन सा ब्रोकर ज़्यादा बेहतर होगा जहाँ पे हम अकाउंट खोल सकें? क्योंकि मुझे जैसे खोलना है तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि किस तरह से सेलेक्ट करूँ। मैं चाहता हूँ, पहले तो ये बात समझे, आप किसी भी ब्रोकर के पास अकाउंट खोलेंगे तो जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो आपको पैसे कटेंगे। ये बात समझ में आ गई आपको? बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। यस सर। एक और चीज अच्छा, देखिए। जी तब में सर ये बराबर पैसे हैं, यही इतना ही ये इतना ही अगले कटेंगे? इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ। ठीक है, एक और चीज देखिएगा, आपके जो भी टैक्सेस कटते हैं ना, वो भी ये देखिए, क्लाइंट स्टेटमेंट दिखाता हूँ आपको। अब मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? जी सर। अब ये देखिएगा, जैसे मिसाल के तौर पे कहाँ गया अभी, 5 सितंबर, 9 सितंबर, 9 सितंबर, 9 सितंबर आ गया। यहाँ पे कहाँ गया वैसे? हाँ, ये एक्चुअली मैंने जो शेयर खरीदे थे ना 2 दिन बाद में आएंगे ना। जी हमें ये मैंने आपको लॉजिक समझाया था ट्रिपल। ये मैंने जो 7 सितंबर को लिए थे उसकी ट्रांजैक्शन 2 दिन बाद की आ रही है। वो टी प्लस का मतलब बताया था ना आपको मैंने। ठीक है, इसमें मुझे कुछ दिखाना था आपको, वो मुझे अभी दिख नहीं रहा। एटीएल हो गया, 3 सितंबर की तारीख को हुआ था। अब ये देखें, सीडीसी के पैसे मेरे 245 रुपए कटे, दिख रहा है आपको? ठीक है, हाँ ये दिख रहा है। सीडीसी में अकाउंट है, ये ब्रोकर के अकाउंट से सब कट रहा होता है। ये 30, ये मेरा सीजीटी कटा 2,28,000 रुपए। ये देखें, ये जो जुलाई के अंदर जो मेरा प्रॉफिट हुआ था ना, जुलाई के अंदर जो मैंने 25-30 लाख रुपए कमाए थे, उसमें से मेरा 2.25 लाख रुपए इसी अकाउंट से कट गया। ये बात समझ रहे हैं? ओके तो आपके सर। ब्रोकर के अकाउंट में जो कैश पड़ा होता है सब कुछ वहां से कट रहा होता है। डन? सही, बिल्कुल। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, सीडीसी के पैसे, एसएससी के पैसे, मेरा सीजीटी वगैरह सब कुछ यहाँ से कट रहा है। अच्छा, अभी अगस्त में जाके मेरे जुलाई के पैसे कटे हैं, सितंबर में मेरे अगस्त के पैसे कटेंगे। डन हो गया? बिल्कुल। सीजीटी क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, ये सारी स्टोरी मैं आपको बाद में समझाऊंगा। डन? सही है। रियलाइज प्रॉफिट पे होता है, कैसे सारा कुछ होता है। अब ये देखिएगा, अब मेरा नेगेटिव कुछ आ रहा होगा। ये देखें, मेरा बैलेंस कितना आ रहा है? माइनस 6,19,000। हाँ, उसकी वजह ये है कि T+2 है, तो मेरे पास जितनी ट्रेडिंग थी मैंने 6,19,000 से ज्यादा की कर दी है। डन? ठीक है। अब जैसे ही मार्केट ओपन होगी ना, अब ये देखें, मैं दिखाता हूँ आपको अकाउंट्स में वापसी। मैं इसको पैसे भेजूंगा। अब यहाँ पे ना सारा डेबिट क्रेडिट आ रहा होता है, यहाँ पे दिखा भी रहा होगा। यहाँ क्रेडिट क्रेडिट, एक मिनट, बाय हो गया, क्रेडिट हो गया। ये देखें, ये देख रहे हैं 3 सितंबर को इसने 10 लाख रुपए रिसीव किए मुझसे, दिखा आपको? 3 सितंबर को। ये देखें 3 सितंबर में आ रहा है ना। हाँ, और रिसीट ऑनलाइन फ्रॉम अमेज़न बैंक। इसके बाद आगे चलते हैं। ये देखें, 1 सितंबर को उसने 15 लाख रुपए रिसीव किए मुझसे। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। तो मैंने अपने ब्रोकर को पहले सितंबर को 15 लाख भेजे, फिर 10 लाख भेजे, अभी 6 लाख मैं नेगेटिव में चला हुआ हूँ। तो मैं मंडे को जैसे ही मार्केट कल खुलेगी मैं 15 लाख पे और ट्रांसफर कर दूंगा। डन? ठीक है। तो अच्छा, हो क्या रहा है, क्योंकि मैंने 2-3 लाख पे ऊपर किया था, लेकिन 3 लाख पे टैक्स कट गया था। डन हो गया? सही है। अब ये मुझे अच्छा, इसने ना मुझे 10 लाख ओपन किया हुआ है कि भाई चलो मैं नेगेटिव हो जाऊं, तो इसको पता है, क्योंकि इससे मुझ पर ट्रस्ट है, तो ये क्या करता है, ट्रांजैक्शन होने देता है। इसको पता है मैं शाम तक सारे पैसे दे दूंगा या अगले दिन सारे पैसे दे दूंगा। आपकी लिमिट यहाँ पे 0 होगी, मतलब ये आपके जैसे ही पैसे खत्म होगा ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। डन? ठीक है। मैं ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ, मैंने 30 लाख की ट्रांजैक्शन करनी है, 35 की करनी है, उसको पता है कि ये ट्रांजैक्शन नेगेटिव में जाएगी, शाम तक पैसे भेज देगा। तो आप चाहे ब्रोकर, अच्छा आपने कहा ना ब्रोकर खोलने का क्राइटेरिया क्या है, उसमें क्राइटेरिया ये भी है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। सही। ये बात समझ में आ गई?
वो ब्रोकर सही। आपको कहता है नहीं भाई तू एडवांस में सब कुछ दे वरना मैं तो नहीं देता। ये बात समझ रहे हैं? सही तो बहुत सारे फैक्टर्स में ये फैक्टर भी शामिल हो गया। लॉजिक क्लियर हो गई? सही है। ठीक है, चलें आगे। हम्म चलिए ये ब्रोकर अकाउंट में आपको दिखा दिया। अब आता है कमीशन के ऊपर। यहाँ पे कमीशन मैंने लगाई हुई है 0.15%। कितनी लगाई हुई है? 0.15। 0.1%। ठीक है। अब माने सलीम साहब के पास 2 लाख रुपए के शेयर है। डन। सलीम साहब दिन में पूरा दिन ट्रेडिंग करते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं। ये दिन में तकरीबन 12 लाख रुपए की ट्रेडिंग कर लेते हैं। पैसे 2 लाख रुपए, लेकिन ट्रेडिंग कितनी कर रहे हैं? 12 लाख। ये बात समझ में है कैसे? 2 दफा खरीदा फिर बेचा, फिर खरीदा फिर बेचा। तो ब्रोकर इनसे हर रोज 1800 रुपए कमा रहा है। ठीक है। अब इसको समझते हैं एक बार्बर शॉप से। मैंने पहले भी एग्जांपल दी, मैं दोबारा समझा देता हूँ। आपको अंदाजा होगा बार्बर शॉप में जितने लड़के और लड़कियां काम करते हैं इनको बहुत कम पैसे दिए जाते हैं। इनको पैसे दिए जाते हैं 12 से 15,000 रुपए, और इनसे कहा जाता है आप कमीशन पे है। 20% उनका कमीशन है जो भी आप सेल करेंगे। क्या मतलब? अगर मैं बार्बर शॉप पे काम कर रहा हूँ तो 15,000 मेरी फिक्स सैलरी है, लेकिन मैंने किसी की कटिंग की, किसी की शेप की और मैंने उसका 1000 रुपए का बिल बना लिया तो 1000 में से 250 रुपए मेरा हो गया। डन। अब मैं उसको पकाऊंगा, कहूंगा सर फेशियल करा लें, आपकी स्किन ऐसी हो गई है, पॉलिश करवा लें, ये करा लें। मैं उसको बहुत पीऊंगा। आपके साथ भी एक्सपीरियंस हुआ होगा, लड़कियों के साथ भी एक्सपीरियंस हुआ होगा। वो अगर आईब्रो भी बनाने जाती होंगी तो उनसे कहते होंगे पेडिक्योर करा लो, मैनिक्योर करा लो, स्टिक्स करा लो, हाईलाइट करा लो, फला करा लो, फला करा लो। क्यों पीछे पड़ जाती है? वजह क्या है? कमीशन। अब सब ब्रोकर आपके पीछे पड़ जाएंगे। सर इसकी न्यूज आई है, खरीद लो। सर ये डाउन होने वाला है, बेच दो। ये बात समझ रहे हैं? ठीक है। क्यों कहेगा ऐसा वो? कमीशन। हाँ। अपने चार्जेस। तो आपको बात समझ में आ गई कि मुझे दुनिया की सबसे गंदी कॉम क्यों लगती है? बिल्कुल। आप माने एक बार्बर भी हुई सर इसके साथ साथ तो। क्या? बार्बर भी हो गई इसके साथ साथ तो। नहीं नहीं, मैं खुद ब्रोकर हूँ प्रॉपर्टी का। सर अभी मैं बोलते बोलते रह गया कि स्टेट एजेंसी वाले भी तो है और आप भी वही है। तो कह रहा हूँ। ये मुफ्ती सलीम साहब है, ये खुद ब्रोकर है। यहाँ पे 80% लोग ब्रोकर ही बैठे हुए हैं ना। लेकिन सर मैं आपको फर्क बताता हूँ। देखिए मैं आपको इसका मैं सोचें बताता हूँ। माने एक शेयर 100 रुपए का है, इसमें 200 का होना था, आपने 100% गेन ले लिया। अब माने मुफ्ती सलीम साहब आपके स्टॉक के ब्रोकर, जानते हैं आपसे क्या करेंगे? जब ये 110 का आएगा ना, आपको बोलेगा बेच दो 10% प्रॉफिट है वरना गिर जाएगा। डन। आपने 110 का बेच दिया, और जब 125 का हो जाएगा आपको कहेंगे दोबारा खरीदो। आप कहेंगे पागल हो गए, 110 का बेच के 125 कैसे खरीदे? आप कहेंगे आप इसकी न्यूज चेंज हो गई, अब इसने और बनना है। आपने 125 का लिया, और जब ये 140 का हो जाएगा तो आपको कहा बेचे 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 वरना वापस नीचे आ जाएगा। आपने 140 का बेच दिया, फिर 160 पे आपको कहेगा नई प्राइस है खरीदो। आपने खरीदा, फिर आपको 175 पे कहेगा बेचो, फिर आपको 185 पे कहेगा खरीदो, और फिर आपको कहेगा 200 पे बेचो। डन। अब एक आदमी है जिसने जनवरी में 100 रुपए का खरीदा और जून तक चुपचाप बैठा रहा और उसने 200 का बेचा, उसने 100 रुपए गेन लिया। सही है। अब आपने क्या किया? 110 का बेच के 10 रुपए गेन लिया और ये 15 रुपए मिस कर दिए। डन। यहाँ पे 125 का बेच के ये 15 रुपए मिस कर दिया। तो जहाँ पे 100 रुपए का गेन था आपने सिर्फ और सिर्फ 35 रुपए का गेन लिया, क्योंकि 20 के सारे गेन आपने मिस कर दिए। राइट। बिल्कुल सही है। और बीच में बार बार ट्रेडिंग भी करते गए थे तो कमीशन भी कटता गया। बिल्कुल सही बात है। तो अब ब्रोकर ने क्या किया? अपने 200, 400, 500 कमीशन के पीछे आपका 65% प्रॉफिट खा गया। ठीक है। क्योंकि जिसने जनवरी में शेयर लिया और जून तक होल्ड किया तो ब्रोकर को कोई फायदा हो रहा है? नहीं। तो आप उसको जहर लगते हैं जो लोग होल्ड करते हैं। अच्छा। डन हो गया? सही। ये बात समझ में आ गई सबको? सही। ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा मुश्किल करूं? करें सर। सही। अब इसको और मुश्किल करना शुरू करता हूँ। अब आप जब बार्बर की शॉप में जाते हैं तो वहाँ पे 12-14 डिफरेंट बार्बर होते हैं। सबका अपना क्लाइंटेल होता है। बिल्कुल। बार्बर की शॉप अच्छी बुरी होती है या बार्बर अच्छा बुरा होता है? बोले। बार्बर, हमें तो बार्बर से मतलब है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात की आपने। अब एक बंदा कहता है फला शॉप से बड़ी अच्छी कटिंग होती है, वो कहेगा भाई साहब लाइन ठीक है, शॉप का ताल्लुक नहीं है, उस पर्टिकुलर बार्बर का ताल्लुक है। डन। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये मसला लोगों को ब्रोकेज हाउस में समझ में नहीं आ रहा। क्या मतलब इस बात का? माने एक ब्रोकेज हाउस है एकेडी, उसके अंदर 200 से ज्यादा डीलर है। ब्रोकर। ठीक है। अच्छा।
डिपेंड है आपका लिंक किसके साथ है। ये बात समझ में आ गई। उन समझ गया सर। 200 ब्रोकर्स ने अपने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। अब एक सही। ब्रोकर की नॉलेज का लेवल बहुत डिफरेंट है, समझ रहे हैं, और दूसरे ब्रोकर की नॉलेज का लेवल बहुत डिफरेंट है। ये बात समझ रहे हैं। बिल्कुल। एक ब्रोकर थोड़ा एथिकल है, दूसरा ब्रोकर कसाई है, ठीक है। अब माने कि मुफ्ती सलीम साहब ने जिस एकेडी में अकाउंट खोला, इनका ब्रोकर बहुत अच्छा था, डन। इनको टेक्निकल बातें पता नहीं थी, इन्होंने आगे 250 बंदों को रिकमेंड कर दिया एकेडी में खोलो, एकेडी में खोलो, एकेडी में खोलो। उनके हवाले दूसरे लोग चढ़ गए। अब फंडा क्या बन रहा है, एकेडी अच्छा है, एकेडी बुरा है। अब उनको ये बात समझ ही नहीं आ रही, डीलर डीलर का फर्क हो रहा है। बिल्कुल सही। बाकी सबको मसला समझ में आ गया? बिल्कुल। बाकी सबको ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ये डीलर वाली बात समझ में नहीं आई अभी। क्लियर तो डीलर क्यों आ रहा है? मतलब है कि डीलर क्यों आ रहा है बीच में? हम तो ब्रोकर, हमने बैंक में अकाउंट खोला तो अब बैंक में डीलर वो क्यों, उससे तो हमारा क्या लेना देना? हम तो डायरेक्ट बैंक से। ये आपने मैदान बैंक में अकाउंट खोला, मैदान बैंक में 10 ब्रांचेज है, हर ब्रांच का ब्रांच मैनेजर अलग है, कोई आपको एंटरटेन कर रहा है, कोई आपको एंटरटेन नहीं कर रहा। अब एक ब्रांच मैनेजर आपको एंटरटेन कर रहा है, आपको लॉकर भी दे रहा है, आपको घर के पैसे कलेक्ट भी कर रहा है, इलीगल एक्टिविटीज भी आपके लिए अलाउ कर रहा है, आपको कैश पहुंचा भी रहा है, तो आप मैदान बैंक की तारीफ कर रहे हैं। मेरा पॉइंट है मैदान बैंक का कमाल नहीं, पर्टिकुलर मैनेजर का कमाल है। दूसरी किसी ब्रांच में अकाउंट होता है, ये सब कुछ नहीं होना था। ये बात समझ रहे हैं? तो आपको ये बात समझनी है, बैंक अच्छा बुरा नहीं था, वो पर्टिकुलर मैनेजर अच्छा था। ये बात समझ रहे हैं? ठीक हो गया। तो समरी आपको ये समझा रहा हूँ कि आप कहते हैं एकेडी का ब्रोकर बड़ा अच्छा था, उसने बड़ी अच्छी टिप देता है, बहुत अच्छा गाइड करता है। वो पर्टिकुलर डीलर अच्छा गाइड कर रहा है, सारे थोड़ी ना अच्छा गाइड कर रहे होंगे। बिल्कुल सही। ये बात समझ में आ गई आपको? सही। बोले ना? जी ठीक है। बाकी जितने लोग सुन रहे हैं उनको ये बात समझ में आई? जी सर। अच्छा, अब कुछ ग्रुप है जो जनरल है, मतलब एकेडी का एक जनरल ग्रुप है जिसमें सब के सब ऐड होंगे, सारे के सारे कस्टमर। फिर ब्रोकर्स क्या करते हैं, अपने अलग अलग अकाउंट भी बना लेते हैं। एक मिनट रुके, मेरी बैटरी कम हो रही है, मैं किसी और रूम में जाऊँ, अपनी बैटरी चार्ज करूँ लैपटॉप की। तो ये ब्रोकर वाला मसला तो मैं समझ लिया। तो पॉइंट है, जो भी एकेडी का अकाउंट खोलेगा वो एक पर्टिकुलर जनरल ग्रुप में तो ऐड हो जाएगा, लेकिन हर ब्रोकर ने अपने अलग अलग व्हाट्सएप भी बनाए होंगे। आप जिस डीलर के थ्रू जाएंगे वो आपको उसमें ऐड करता रहेगा। क्लियर होगी लॉजिक? बिल्कुल। उसने अपनी अपनी ब्रॉडकास्ट भी बनाई होगी। ये बात समझ में? बिल्कुल। लेकिन पॉइंट ये, उसका कारोबार चलना तो किस पे है? आपकी ट्रेडिंग के ऊपर। ट्रेडिंग के ऊपर है। अगर आप बिल्कुल। ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो आपको बहुत जल्दी ब्रॉडकास्ट से भी बाहर निकालेगा, ग्रुप से भी बाहर निकालेगा। अच्छा। क्योंकि उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा आपसे, टाइम वेस्ट करा रहे आप उसका। सही है। बिल्कुल। वो आपको फोन करके बोलता था ये खरीदो, ये बेचो। 1 मिनट होल्ड करें। ये बात समझ में आ गई आपको? जी सर। तो मेरे ना 5-6 अकाउंट है, और मेरे ब्रोकर को अगर एक कत्ल करने की परमिशन मिले तो मेरा कत्ल करे। उसकी वजह आप समझ गए होंगे। वो कहते हैं ठीक हो गया सर, सर। वो मुझसे कहते हैं सर आपने कसम खाई हुई है कि हम आपसे कुछ ना कमाएं। तो पॉइंट ये है, मैं तो 6 महीने भी होल्ड कर लेता हूँ, 8 महीने भी होल्ड कर लेता हूँ। मैं मुझे बेचने की नीड क्या है भाई, जब तक मुझे कोई वारंटी नहीं लेनी। ये बात समझ रहे हैं? तो उनको ऐसे लोग पसंद ही नहीं आते, उनसे कांटेक्ट ही नहीं करते। ये सारी गेम समझ में आ गई? सर तो आपको सर ये क्वेश्चन है सर, तो आपको फिर इतनी नेगेटिव ट्रांजैक्शन करने का अलाउ क्यों कर देता है वो? किसका? ये ब्रोकर दाऊद वाला आपको अकाउंट, मतलब इतनी सारी नेगेटिव। बताता हूँ मैं आपको लगता है कि ब्रोकर को इतनी पावर है लिमिट देने की? जो उसका हेड है उसके साथ मेरी है। देखो इसकी वजह क्या है, आप रुकें जरा। ये आपको अकाउंट दिख रहा है मेरा? ये ना, अभी मैंने तकरीबन 6 करोड़ के शेयर खरीदे हुए। ये बात समझ रहे हैं? ठीक है। तो 5-6 लाख रुपए कुछ बनता है? 1% बनता है। ये बात समझ रहे हैं? तो लोग 40% कर देते हैं। 1% क्या अमाउंट होती है? अगर मैं 5-6 लाख ऊपर निकल जाऊं, मुझे एक बात बताएं। अच्छा, मजे की बात क्या है, मैंने मंडे को एक शेयर खरीदा, उन्हें पेमेंट करनी है वेडनेसडे को। ये बात समझ रहे हैं? और मैं मंडे की शाम को उनको पैसे भेज देता हूँ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में, उनको नुकसान क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, उनका तो फायदा हो रहा है। मैंने जो शेयर मंडे को खरीदे हैं उसकी पेमेंट ब्रोकरेज हाउस ने वेडनेसडे को करनी है। ये बात समझ रहे हैं?
अच्छा तो सबने। शाम को जब मार्केट बंद होती है और मैं नेगेटिव देखता हूँ, मैं उनको पैसे बेच देता हूँ, तो उनको जा क्या रहा है? कुछ भी सही नहीं। है। अच्छा, दूसरी बात, उनको मेरी नेचर का भी अंदाजा है। उनको पता है मेरे अकाउंट में अगर 5 लाख रुपए होंगे, हो सकता है मैं ट्रेडिंग करूं ना करूं, लेकिन उनको पता है जैसे ही नेगेटिव होगा तो ये बंदा शाम को फोन ट्रांजेक्शन कर देगा, क्योंकि अदरवाइज आपने सूद थोड़ी ना चलाना है। अगर वो लोग आपको पैसे देंगे तो सूद चलाना शुरू कर देंगे। अगर 2 दिन के बाद जब उन्होंने पेमेंट कर दी आपकी और आपने उनको पेमेंट नहीं दी, वो तो इंटरेस्ट, तो गैर शरई काम शुरू हो गया, फिर तो अब शरई कंप्लायंस रहे ही नहीं। सही अगर हो आप गया। उससे 20-30 लाख का लेवरेज लेके काम करते हो तो पेमेंट नहीं करते, वो इंटरेस्ट चलाना शुरू कर देंगे आपके ऊपर। हाँ अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए है तो वो आपको 40 लाख की भी लिमिट दे देगा, 400 गुना। ये बात समझे, मैंने सही। इससे 1% लिया हुआ है। बात समझ रहे हैं? अगर आपके अकाउंट में टोटल 10 लाख के शेयर है, वो आपको कहेगा भाई साहब आप 40 लाख के शेयर एक्स्ट्रा खरीदो, नहीं दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सूद चुराऊंगा आपके ऊपर। सही। ये लॉजिक समझ में आ गई सर? हाँ अच्छा, मजे की बात, जहाँ पे मेरा अकाउंट है 20 लाख रुपए का, उसने मुझे 1 करोड़ रुपए की लिमिट दी हुई है, सिर्फ एक चक्कर के अंदर कि मैं उसके पास अपना अकाउंट बढ़ाऊं, ट्रेडिंग बढ़ाऊं। ये बात समझ में आ गई आपको? ट्रेडर का सारा मसला समझ में आ गया? सही। ठीक हो गया। आगे बढ़े। अब आपको बताओ मार्केट में तरीका वारदात क्या शुरू हुई है। सही है, मैं अब बताता हूँ मार्केट में क्या तरीका वारदात शुरू हुआ है जो आजकल प्रैक्टिस में है। एक सेकंड है, मैं ग्रुप में देखूं ग्रुप में कौन कौन है, मीटिंग में कौन कौन बैठा हुआ है, फिर किसी एक बंदे को माइक पे बुलाता हूँ। कोई ऐसा बंदा जो ऑलरेडी स्टॉक का काम कर रहा है मुझे बताएं, ताकि मैं उसको लेके चलूं। फिर जी सर मैं कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर खान। मोहम्मद जहांगीर साहब, कहाँ पे अकाउंट है? सर AHL। अच्छा, स्टॉक की फाइल का पता है आपको? स्टॉकीफाई, इन्वेस्टिफाई, स्टॉकीफाई। इन्वेस्टिफाई पे सुहेल गए थे, सुहेल स्टॉकीफाई वाले एक सुहेल की वेबसाइट बात पे कर रहे ग्रुप चला रहे हैं, चैनल चला रहे हैं, अकाउंट खुलवा रहे हैं, पता होगा आपको डॉक्टर सर मुफीद? मैंने बस मतलब इसका फेसबुक पे मैंने बस देखा था थोड़ा बहुत इंट्रो, लेकिन मुझे इसकी ज्यादा मैं आपको नॉलेज नहीं बताऊं है। तरीका क्या होता है। ब्रोकिंग हाउस ने क्या कर दिया, ये लोग बनाते हैं यूट्यूब पर चैनल, लोगों से कहते हैं कि अगर आपने स्टॉक का अकाउंट नहीं खोलना, आप हमारे पास अकाउंट खोल लें, हम आपका अकाउंट खुलवा लेंगे। डन। ठीक है, ये ठीक लोग है। 15,000 से 30,000 रुपए चार्ज करते पर मंथ। किस काम के लिए? अच्छा। कि हम आपको बाय सेल कॉल देंगे। अब बदमाशी का लेवल चेक करें और लूटने का तरीका चेक करें। पहले ये होता था, जिस ब्रोकर जिस अकाउंट में आप लोग अकाउंट खोलते थे वो खुद ही आपको व्हाट्सएप में ऐड कर देते थे, ठीक है, बिल्कुल। आपको बाय सेल कॉल देते थे। अब ये आपसे 15-20 हजार रुपए चार्ज करते इस बात का कि मैं आपको व्हाट्सएप पे बाय सेल कॉल दूंगा, बदमाशी के लेवल, सही। ठीक है। तो अब 15,000 रुपए इस बात का पे करें। अच्छा, फिर करेगा क्या? जैसे आपसे कहेगा हफ्को, अब बदमाशी के लेवल, कहेगा हफ्को की प्राइस है 160, आप इससे बाय ले लें, टारगेट प्राइस है 168, स्टॉप लॉस है 155, अब प्रॉफिट चेक करें। अब आपने हफ्को ले लिया और हफ्को हो गया 150, तो जानते हैं आपसे क्या कहेंगे? हमने तो आपको कहा था 155 स्टॉप लॉस, आपको निकल जाना स्टॉप लॉस है, हाँ सही निकल है? जाना चाहिए बिल्कुल। अब मजे की बात है, आप स्टॉप लॉस में निकल जाएंगे तो बेचेंगे, तो बेचने का कमीशन किसको मिलने वाला है? उन्हीं को। उन्हीं को। वो 168 पे आ गया माने, और आपने नहीं बेचा और वापस 160 पे आ गया, तो जानते हैं आपसे क्या कहेंगे? हमने तो कहा था हमने तो 168 पे निकल जाएगा, टारगेट दिया था आपको। ठीक है। अच्छा, मजे की बात ये, अगर आप 168 पे निकल गए और प्राइस चले गई 180 पे, तो बोल क्या कहेंगे? हमने आपको 2 टारगेट प्राइस दी थी, दो टारगेट दिए थे बिल्कुल। तो भाई अजीब बदमाशी में चाहिए हुई तुमने। यानी कि तुम कह रहे हो 168 पहली टारगेट प्राइस, 185 दूसरी टारगेट प्राइस, 200 तीसरी टारगेट प्राइस, समझ गए हैं? तो अगर 168 से वापस आएगा तब तो उनकी बात सही कि आप निकले क्यों नहीं। और अगर आपने बेच दिया और आगे निकल गया तो कहते देखो मैंने टारगेट प्राइस 2 दी हुई थी। तो आप बेचेंगे तब उनको कमीशन मिलेगा, नीचे हो जाएगा, तो दोनों हाथ से लूटे जाके। हाँ ये इससे तो मैं एग्री करूंगा सर तो आपकी। ये हर बंदा जो ड्रामा करता है ना, ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट प्राइस, मैं तो इस चीज पे इतना तपा हुआ हूँ, क्या मजाक बनाया हुआ आपने। अच्छा, पूरे पूरे चार्ट बना के दे रहे होते हैं, ये अच्छा। प्राइस, ये टारगेट प्राइस, ये स्टॉप लॉस। अच्छा, सर प्राइस सर ऊपर सॉरी टू इंटरप्ट यू पहले चीज कंप्लीट सर कर, मैं। प्राइस अच्छा ऊपर ठीक है। चली गई तब भी आपको बेचना है क्योंकि टारगेट प्राइस मैच कर गई, प्राइस नीचे चली गई तब भी आपको बेचना है क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट हो गया बिल्कुल। कमीशन किसको मिल रहा है? ब्रोकेज हाउस को। और बार बार बोलो आपसे क्या कहेंगे?
देखिए जैसे ही प्रॉफिट हो जाए प्रॉफिट बुक कर ले, कमा तो वही रहा है जो प्रॉफिट बुक कर रहा है। और भाई बुक कर रहा है, बिल्कुल। प्रॉफिट बुक करेगा तो तेरी कमीशन कंफर्म होगी ना। हाँ बिल्कुल। जाहिर बात है जब वो प्रॉफिट बुक करेगा तो उसके पास कैश आएगा, जब वो कैश आएगा तो कहीं नई जगह एंट्री लेगा, और जब वो नई बिल्कुल एंट्री लेगा तो फिर कमीशन जनरेट होगा। बिल्कुल। ये पूरी कार्रवाई समझ में आ गई आपको? जी सर, समझ आ गया। सवाल पूछें। अच्छा सर, मेरा यही सवाल था। मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता हूँ, लेकिन मेरा कंसर्न यही होता है, क्या कहते हैं कि व्हाट इज द राइट टाइम टू एंटर एनी स्टॉक एंड व्हाट इज द राइट टाइम टू एग्जिट एनी स्टॉक। ये मुझे जो है ना, मैं बहुत इस बारे में सर्च किया है कि किसी तरीके से मुझे पता आपने चले, ये लेकिन सुना है, इस बहुत मुश्किल मासूमियत होता पे है। कौन ना मर जाए गालिब, ये वाला शेर सुना हुआ है? कौन सा वाला सर? इस मासूमियत पे कौन ना मर जाए गालिब वाला। अगर इसका वन लाइन आंसर हो तो पूरी सर दुनिया, बहुत ही मासूमाना सवाल है। तो वही तो आपसे कह रहा हूँ, अगर इसका वन लाइन आंसर हो तो पूरी दुनिया उस पूरी वन दुनिया का लाइन को सवाल है। फॉलो ना करे। हम्म। अगर इसका वन सर लाइन, मुझे बस ये बता दें कब लेना है और कब बेचना है, बस आज के बाद में क्लास में। आप कहीं जॉब करते हैं? नहीं सर, वेले हैं। अच्छा, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है आपके पास? जी जी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतने सस्ते नशे क्यों कर रहे हैं आप? सर मैं इनकी बात पे थोड़े कह रहा हूँ ना, थोड़े अच्छे मैं वाला इनकी बात नशा पे कह करें। रहा क्या हूँ। मेरा नहीं, नशा पॉइंट में ये कोई, है। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा नशा में कोई भी नहीं करता। मैं मजाक में कहता है एक्चुअली ना, फेसबुक में जब कोई ऐसी बात करता है ना तो नीचे हम कमेंट लिखते हैं मैं ये वाला नशा ट्राई करना है, तो ये उस कंटेक्ट में कहें। नहीं नहीं, सही है। कोई मसला नहीं, मैंने अभी शुरू में कोई 1 मसला घंटे में लॉजिक समझाई थी, हमने इंडस्ट्री को समझना है, हमने बिजनेस को समझना है, सिर्फ इसलिए ताकि हम डिसाइड कर सके कब एंटर होना है कब एग्जिट होना है। नहीं। आप बिल्कुल। शुरू से इस मीटिंग के अंदर हैं? आप शुरू से हैं इस मीटिंग में? जी जी। तो मुझे ये चीज फनी लग रही थी, मैंने 1 घंटा ये बात समझाई कि अगर आप रिफाइनरी सेक्टर के अंदर है तो आपको पता होगा रिफाइनरी में कब शट डाउन है, अगर आप सीमेंट सेक्टर में जी तो जी। मैं तो ये सारी जी। चीजें समझाने का पर्पस ये था कि ये जब सब आपको नॉलेज होगी तो आपको अंदाजा होगा कब एंट्री लेनी कब एग्जिट लेना है, ठीक है। और ये सारी चीजें मिला के 5% में नहीं बनती, ये बात समझ रहे हैं? आपने पूरा बिजनेस समझना है, आपने पूरी पॉलिटिक्स समझनी है, पूरी जी इकोनॉमी समझनी है, सारा फंडामेंटल समझना है, सारा टेक्निकल समझना है, पूरी कंज्यूमर साइकोलॉजी समझनी है। कोई 15-20 अलूम हासिल करेंगे तो आप 50-55% समझ पाएंगे कब एंट्री कब एग्जिट। ये बात समझ रहे हैं? ओके ओके। अगर आप मुझसे सिर्फ ये भी कहते ना किस सेक्टर में कब एंट्री और कब एग्जिट, तो मैं हम्म कहता बहुत मासूमाना सवाल है। जो मैंने आपको पीछे वाली एग्जांपल दी थी कि जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो एक सीमेंट हम्म। बढ़ गया दूसरा सीमेंट कम हो गया, याद है ना आपको एग्जांपल? जी 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 जी, अब बिल्कुल। कहूंगा भाई ये बहुत मासूमाना सवाल है, ये किस तरह की लाखों फैक्टर्स होते हैं जो आपने देखने होते हैं। ये बात समझ में आ रही है हम्म आपको? ये कोई वन लाइन चीज नहीं होती है। मतलब आपको रोज के 8 से 9 घंटे लगाने पड़ते हैं रोज के, क्या मार्केट में चल रहा है, क्या पॉलिसीज बन रही है, गवर्नमेंट का ट्रेंड कहाँ पे जा, बहुत कुछ होता है इसके अंदर। आहिस्ता हम्म। आहिस्ता जो हमने ये पूरा कोर्स बनाना है पूरा, देखिए हमने जो शुरू में 1 घंटा लगाया तो आपको थोड़ा बहुत तो चीजें समझ में आई होगी, सेक्टर कैसे देखना है, कंपनी जी कैसे सर। देखनी है, ब्रोकर की साइकोलॉजी क्या होती है, ये बात समझ रहे हैं? हम्म। जैसे मैंने आपको ना शुरू में एक बात कही थी, स्टॉक मार्केट एक चीज हो गई, मेरा एक पर्पस ये भी है कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपको बिजनेस की सेंस भी समझ में आए कि सही। बिजनेस कम्युनिटी सोच कैसे रही होती है। जैसे मैंने आपको हम्म लॉजिक समझाई कि मैं कंस्ट्रक्शन वाला हूँ तो मुझे 24% का चाहिए, लेकिन जो हम्म। कंस्ट्रक्शन वाला नहीं है उसके लिए 12% भी बहुत है, किसी के लिए बिल्कुल। 40% है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट देखेंगे, ये सारी चीजें हम्म देखेंगे, तो इसलिए हम्म। एटलीस्ट आपको ये अंदाजा हो जाता है कि हमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे देखनी होती है। ठीक है। हालात सबके लिए जैसे नहीं होते, लॉजिक समझ रहे हैं? जैसे मैं सही। पहले भी बहुत दफा कह चुका हूँ, मेन पर्पस एजुकेट करना है कि लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी का पता हो कि ये जो बिजनेस सही। कम्युनिटी के लोग हैं सोचते कैसे हैं, डिसीजन कैसे लेते हैं। मेन चीज तो ये हम्म है ना। चलें, ब्रोकर का कमीशन वाला मसला समझ में आ गया सारा का सारा? हम्म हम्म। बोलें। अच्छा सर, इससे जी इससे एक सर। रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जी। अच्छा, एक सर चीज जैसे और सुन आपने, लें, ब्रोकर के भी बहुत सारी चीजें रहती है जो मुझे आगे एक्सप्लेन करनी है। ब्रोकर का टॉपिक ओके खत्म नहीं हुआ अभी, आप पहले क्वेश्चन ठीक पूछिए। है। सर मेरा क्वेश्चन ये, क्या कहते हैं कि जैसे आपने कहा, क्या कहते हैं कि एक दुकान है उसमें 12-15 नाई हैं, तो उसमें से हम वही उसी के पास जाएंगे जिस जो क्या कहते हैं सबसे बेस्ट हो। अब ब्रोकेज हाउस में हमें तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि अंदर जो बंदा बैठा हुआ है उसका क्या बैकग्राउंड है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, उसकी क्या मतलब उसकी इवैल्यूएशन किस तरीके से करें। और दूसरी आप चीज ये, जब क्या किसी कहते हैं कि, बार्बर शॉप पे जाते हैं आप कैसे मालूम करते हैं? रिसर्च करते हैं ना। जी जी। आपका कोई दोस्त रिकमेंड करता है मैंने फलां से काम किया था बहुत अच्छा, तुम भी चले जाओ, ये बात समझ रहे हैं? हम्म
ये लॉजिक होती है। मिसाल के तौर पे माने आप रहते हैं डिफेंस में, लेकिन एक बंदे का नाज़िमाबाद में एक बार्बर बहुत अच्छा है, तो बंदा ऑल द वे नाज़िमाबाद जाएगा ना? बिल्कुल। वो ना उसकी शॉप देखता है, ना उसका एसी देखता है, कुछ नहीं देखता, कहता 10 मिनट का काम है, मुझे क्या करना है शॉप वॉप का। ये बात समझ रहे हैं? यही चक्कर ब्रोकर में होता है। सही है, वो ठीक बंदा है, कहता है मैं एकेडी में नहीं ठीक चला जाऊंगा, मैं फाउंडेशन में चला जाऊंगा, किसी छोटे ब्रोकर के पास चला जाऊंगा, बाहर में जाए बड़े ब्रोकर का नाम, मुझे पर्टिकुलर डीलर से नहीं मतलब है। ये बात समझ रहे हैं? हाँ, हाँ, ये लॉजिक समझ में आ रही है आपको? तो ये बेसिकली आपको रिसर्च करनी पड़ती है, जो एग्जिस्टिंग लोग काम कर रहे हैं उनसे पूछें कि आपका ब्रोकर कैसा है, क्या टिप्स देता है, एक्टिव है नहीं है। अब मिसाल के तौर पे जो आपका ग्रुप है लर्न फॉर, ये 400 लोग इसके अंदर ऐड है, इसके अंदर बहुत सारे लोग एकेडी के हैं, बहुत सारे लोग मुदीर खकानी के हैं। तो आप चाहें तो उसे डिस्कस कर सकते हैं, अपने डीलर का नाम बता, फिर आप उसका टाइम ले, उससे मैसेज करें, उससे कॉल करके पूछें कि भाई इसका व्हाट्सएप ग्रुप कैसा है, इसकी कॉल्स कैसी है, आपको अपडेट देती है नहीं देती, क्या करती है। बात समझ रहे हैं? कंटिन्यू डिटेल आपको रिसर्च करनी पड़ती है इसके ऊपर। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है सर। चलें आगे। तो उस्मान भाई सर अगर इसमें हमें जो ब्रोकर के साथ हम खोले और बस अच्छा ना लगे तो हम बाद में उसे चेंज कर नहीं कर सकते हैं, या सकते। फिर नहीं। अटक गए तो अटक गए? आप डीलर चेंज ही कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं समझाता हूँ। मतलब माने कि मैंने डेल के अंदर अकाउंट खोला मिस्टर ए के साथ, डन। अब मुझे पता चला डेल के अंदर मिस्टर सी बहुत अच्छा है, ठीक है? मैंने मिस्टर जी सी सर। से कहा कि मेरा अकाउंट आप देखें। वो कहता है भाई मिस्टर ए से मेरा झगड़ा हो जाएगा, वो कहेगा तुमने मेरा क्लाइंट छीन लिया, मैं ये काम नहीं कर सकता। मैंने सारी चीजें एक्सपीरियंस की हुई है ना। वो कहता सर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मिस्टर ए मेरी फर्म के अंदर वो खड्डा हो जाएगा, तो मैं आपका अकाउंट नहीं देख सकता, ना मैं आपको अपने व्हाट्सएप अकाउंट में ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि हम एक दूसरे क्लाइंट नहीं छीनते। ठीक है सर। ये बात समझ में आ गई? तो आपने अगर एकेडी में अकाउंट खोल लिया तो जो डीलर आपको मिला है, आप दूसरे डीलर में ट्रांसफर करेंगे तो दूसरा डीलर मानेगा नहीं। ये अलग बात है, उसके टॉप मैनेजमेंट में किसी से बात करें और आप कहें यार देखो यार तो मैं अकाउंट बंद करा दूंगा, फायदा नहीं है, वैसे ही जीरो हो जाएगा, या तो फिर मेरा डीलर आप चेंज कर दो। वो डिपेंड करता है आपका अकाउंट कितना बड़ा है। अगर आपका अकाउंट 3, 4, 5 लाख का, 20-25 लाख का है, तो उसके सेल में फर्क ही नहीं पड़ेगा, कहेगा भाई करवाना करवा लो। सही डिपेंड है। करता है आप कितना बड़ा अकाउंट है आपका। लॉजिक समझ में आ गया आपको? जल्दी से आगे चलें। जी सर। जी सर। अब आते हैं कमीशन पे। गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम कमीशन कितनी होनी चाहिए? 0.15। 0.15%। एकेडी साहब की 0.25 या 0.3 है, ओके, मतलब वो डबल चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, डन हो गया? सही है। अच्छा, कोई अगर 0.10 चार्ज करना चाहे तो कर सकता नहीं कर सकता? 0.10। कर सकते। नहीं कर सकता। नहीं, गवर्नमेंट की तरफ नहीं। अलाउ ही नहीं है। अच्छा 0.15 से कम परसेंटेज लीगल ही नहीं है। अच्छा, सही। तो ओके। मिनिमम चार्जेस कितने हैं? बोले ना, जी मिनिमम चार्जेस कितने हैं? 0.15। हर ब्रोकेज हाउस वाला इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। ठीक है। ओके। मेजॉरिटी ज्यादा होने की वजह ब्रांड। दोबारा बोले। ज्यादा होने की वजह क्यों ज्यादा ले रहा है? ब्रांड है ना कोई वो। बहुत अच्छा काम कर रहा है। ब्रांड भी आजकल लोगों को इतनी नॉलेज ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि वो कहते हैं कि आप पैसा 30 पैसे से क्या होता है, 15 पैसे, 150 पैसे क्या फर्क पड़ जाता है। लोग इतने रिसर्च तो क्या करते हैं, उनको ये भी नहीं पता एकेडी क्या चार्ज करे, एवरेज क्या, किसी कोई इतने चक्कर में पता ही नहीं है। मुझे एक बात बताओ, सही। आपको पता है एचबीएल वाला डेबिट कार्ड के कितने पैसे ले रहा है, मैदान बैंक डेबिट कार्ड के कितने पैसे ले रहा है? आपको पता ही नहीं क्या होगा, आपको छोड़ो बाद में जाएंगे। नहीं पता। आपको पता भी नहीं होगा उसके सालाना चार्जेस क्या है। आपको इस बात का पता है कि आप एचबीएल से, आप येस बैंक से, कहीं से भी आप पैसे ट्रांसफर करें किसी भी और बैंक में, वो पैसे चार्ज नहीं करते। आप मैदान बैंक से पैसे ट्रांसफर करें, मैदान तो पैसे चार्ज नहीं करता, किसी और अकाउंट में ट्रांसफर करते चार्ज करता है। तो वो जी जी बेनिफिट बिल्कुल। उठा रहा है इस्लामिक बैंकिंग का, नाजायज बेनिफिट उठा रहा है। बहुत सारे चार्जेस उसने एक्स्ट्रा लगा दिए जिसकी कोई लॉजिक नहीं बनती, लेकिन वो उठा रहा है फायदा। तो लोग तो चेक ही नहीं करते ना किसके क्या चार्जेस है, वो लोग लगे होते हैं। डन हो गया? ठीक है सर। अच्छा, अब मजे की बात यह है, जैसे जो ट्रेडिंग बहुत ज्यादा करता है, जैसे मेरा 40-45 हजार रुपये कमीशन कट जाता है 0.015 पे भी। डन? अगर मैं 0.03 पे चला जाऊं तो 80 हजार रुपये कमीशन कटेगा, बिल्कुल। तो मेरा 40 हजार रुपये महीने का एक्स्ट्रा कट जाएगा।
बिल्कुल ऐसा ही है। सर जो म्यूचुअल फंड वाले हैं ना, उनका 45 लाख 50 लाख 60 लाख रुपए कमीशन का बनता है। तो वो तो ओहो इस तरह की टेंशन लेते हैं, लेकिन जो 5 लाख अकाउंट वाला है, जो 10 लाख वाला है, वो कहता है 1400-1500 रुपए की बात है, क्या इतनी टेंशन डालनी। बिल्कुल ये बात समझ में आ गई। बिल्कुल तो कहानी में एक और ट्विस्ट। अब जैसे इक्विटी वगैरह है ना, इन्होंने 2 टाइप के अकाउंट बनाए होते हैं, एक नॉर्मल अकाउंट, एक प्रीमियम अकाउंट। डन। ठीक है प्रीमियम अकाउंट ठीक है। में कमीशन चार्जेस और भी ज्यादा होंगे। बिल्कुल ये बात समझ में आ गई। हम्म अब आप कहेंगे दोनों में फर्क क्या है। वो कहेंगे प्रीमियम अकाउंट में हम आपको एक डीलर असाइन कर देंगे, जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके आपको इंस्ट्रक्शन देता रहेगा। नॉर्मल अकाउंट में आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होगा, सब कुछ आपको खुद करना है। हम्म ये सारी बातें समझ में आ गई। लेकिन सर इसमें जो अगर प्रीमियम ग्रुप भी है तो मैं ख्याल से प्रीमियम ग्रुप में भी जो ट्रांजैक्शन है वो आप ही करेंगे, डीलर नहीं करेगा ना, सॉरी ब्रोकर नहीं करेगा ना। दोनों काम हो सकते हैं। 90% लोग खुद ट्रांजैक्शन नहीं करते, वो डीलर को फोन करते हैं, ये खरीद दो ये बेच दो। बात समझ रहे हैं। ओके आप खुद भी कर सकते हैं, डीलर भी कर सकता है, लेकिन मसला ये आपको उसको पीटीसीआर में कॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कॉल रिकॉर्ड होती है। रिकॉर्ड होगी, ठीक है मोबाइल गॉट पे इट, डिटेल नहीं किया जाएगा। डन हो गया। सही है ठीक दूसरा है एक रूल याद रखिएगा, कभी भी गलती मत करेगा। आपने जब भी ब्रोकर के अकाउंट में पैसे भेजने हैं, आपने ब्रोकरेज हाउस के अकाउंट में पैसे भेजने हैं, उसके जाती अकाउंट में नहीं भेज सकते, वरना वो फ्रॉड बिल्कुल हो रहा है। ये बात याद रखिएगा। कभी भी वो आपसे कहे कि हमारी कंपनी का अकाउंट बंद हो गया है, आप मुझे भेज दें, मैं जमा करा देता हूँ, कभी कोई कैश नहीं ट्रांजेक्शन अलाउ मत करेगा। और कभी उसके जाती अकाउंट में मत भेजिएगा, वो पैसे लेके भाग जाएगा। हमेशा बिल्कुल ब्रोकरेज के अकाउंट में भेजना, सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होगी। स्टॉक में कभी सही भी कोई पैसा कैश में नहीं डाल सकता, बैंक टू बैंक ही ट्रांसफर होता है। ओके ये लॉजिक समझ में आ गई। सही सर आगे ठीक चलें। है। हाँ ये कमीशन का सारा मसला समझ में आ गया। सही बोले बिल्कुल। चलें आगे। जी हाँ सर मिलता है अब एक नया जो सर बड़े ये कौन ब्रोकर सा हैं, ब्रोकर कितने % कमीशन चार्ज करता है, ये इन्फॉर्मेशन इनकी वेबसाइट वगैरह कहीं अवेलेबल होती वेबसाइट है? पे भी अवेलेबल है। अदरवाइज आप उनसे फोन करके कहेंगे डिटेल भेजो, आपको डिटेल भेज देंगे, व्हाट्सएप पे भेज देंगे, आपको एक डिटेल भेज देंगे, ये कमीशन हम लोग चार्ज करते हैं। डन। सही है अच्छा, अब इसमें कॉल कहानी में ट्विस्ट समझिएगा। जो हम्म 10 रुपए से छोटा शेयर है ना, 10 रुपए से, छोटा उस पे 0.3 पैसा पर शेयर के हिसाब से काउंट होता है। हाँ ये बात याद रहेगी। 0.3। पैसा अच्छा मतलब अगर आपने 5 शेयर खरीदे तो 15 पैसे कमीशन हो गया। डन। सही है ये ठीक है। मिनिमम रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से। डन। हाँ, इक्विटी वगैरह 5-6 पैसे चार्ज करते हैं। ये बात समझ ठीक में आ है गई। ये बात समझ में आई आपको। जी सर मिनिमम क्या है? पॉइंट 3 पैसा 0.15 0.3 पैसा। अब जानते ब्रोकर क्या कहेगा? कहेगा WTL का शेयर है 1.5 ₹1.5 का, 10 लाख खरीद लो। हम्म अब देखें कितनी बदमाशी है। जब आपने 10 लाख शेयर खरीदे तो ₹1.5 का तो शेयर है, आपको कमीशन हाँ कितनी पड़ी? 10 लाख 3 पैसे मल्टीप्लाई की। 0.3 आई तो थिंक आपने 3000 आपको 1.5 1.53 लाख का पड़ गया। हम्म कल को आप बेचेंगे तो 3 पैसा और लगेगा, हम्म तो आपको 1.56 पड़ गया। हम्म हमारे यहाँ लोग 1.5 लेके 1.55 का बेच देते हैं और खुश हो रहे होते हैं, हमने 5 पैसा कमा लिया। 10 लाख शेयर थे, हमने 50,000 कमा लिए। उनको ये बात हम्म समझ नहीं आती 60,000 का कमीशन का कट गया होगा। सही। ये बात ओके अच्छा, सॉफ्टवेयर पे तो उसको 50,000 प्रॉफिट दिखा रहा होगा, लेकिन बाद में जब अकाउंट एडजस्ट होंगे ना तो उसके 60,000 नेगेटिव भी होगा, क्योंकि 30,000 बिल्कुल कमीशन कटा, 30,000 बेचने का कमीशन कटा। बिल्कुल ये सारी साइंस समझ में आ गई। तो ये ब्रोकर ठीक है क्या करते हैं, जो पैनी स्टॉक है, जो 10 रुपए से छोटे शेयर उसमें ट्रेडिंग करवाते हैं। ये हाँ बिल्कुल सिनर्जी उठा लो, WTL उठा लो, ये उठा लो, क्योंकि छोटे शेयर में कमीशन चार्जेस ज्यादा हो जाते हैं। डन हो गया। सही एक मूवी थी लियोनार्डो कैप्रिको, इसमें आपने देखा होगा, ब्रोकरेज हाउस में आता है, वो दो बोलता है पहले शेयर में इतना कमिशन होता है, वो फोन करके उसको $20,000 हम्म के शेयर चिपका देता है।
वो पेनी स्टॉक जो होते हैं सर, हाँ, जिसके अंदर जो देखा, वो कमीशन कहता ज्यादा होता है, 50% वुल्फ ऑफ कमीशन वॉल है। स्ट्रीट। वो पहले उनसे पूछता है 50% कमीशन है, कहता है हाँ, तो फोन करके उसको 30,000 के स्टॉक चिपका देता है। देखा ना आपने? यानी जी स्टॉक में जी कमीशन बहुत ज्यादा होता है, पर ब्रोकर लोगों को ये चिपका रहे होते हैं कि लोगों को पता नहीं होता कि इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट का 15% पर शेयर 0.3 पैसा होता है, और फिर ये चिपका बिल्कुल देते हैं। डन हो गया? बिल्कुल। ये बात समझ में आ गई? चलिए अब वापस इसको कंक्लूड करते हैं। गवर्नमेंट के मिनिमम चार्जेस 0.3 पैसा है, छोटे शेयर में 0.3 पैसा है, लेकिन जो बड़े ब्रोकर है वो इसमें प्रीमियम चार्ज कर लेते हैं। डन? ठीक है। अब आगे चलते हैं। बड़े ब्रोकर का एक और मसला है, उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट भी आ जाती है कि कम से कम 3 लाख का अकाउंट हो, कम से कम 5 लाख का अकाउंट हो। ये बात समझ रहे ठीक हैं? है। ठीक है। तो ये भी शर्तें डाल देते हैं कि कम से कम इतना पैसा होगा तो हम अकाउंट खोलेंगे, अदरवाइज नहीं खोलेंगे। बिल्कुल मेजॉरिटी ब्रोकर क्या कहते हैं, 5,000 रुपए का तब भी अकाउंट खोल लेंगे। डन? बिल्कुल दूसरी बिल्कुल। बात, स्टॉक में ब्लड का पैसा नहीं लग सकता, मतलब ये सिर्फ वही पैसा लगेगा जो आपके बैंक अकाउंट में है। तो इसका प्रोसेस सही है। बहुत लंबा चौड़ा है। वो कहेंगे अपना टैक्स सर्टिफिकेट सबमिट कराएं, अपनी सोर्स ऑफ इनकम बताएं, अपने 6 महीने की स्टेटमेंट जमा कराएं, वो आपके सारे रिकॉर्ड लेगा, अदरवाइज आपका स्टॉक का अकाउंट नहीं खुल सकता। सही है। तो पॉइंट ये, जब आपने स्टॉक का अकाउंट ओपन करना तो आपको ऐसे लगेगा जैसे मैं अपना ऑडिट करने बैठा हुआ हूं, वो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेगा। डन? ठीक है। अगर आपने उसको दिखाया मेरी इनकम 1 लाख रुपए और मेरे बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपए पड़ा हुआ है मिसाल के तौर पे, और आपने उसके अकाउंट में 40 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए, अगले दिन वो आपसे कहेगा कि आपने जो सोर्स ऑफ इनकम दिखाई है और आपने सब कुछ दिखाया, आपका अकाउंट उससे बड़ा हो गया है, तो कल को हमारी प्रॉब्लम होगी, आप साबित करें कि आपने टैक्सेस लास्ट ईयर क्या पे किए, कहाँ से पैसे आए। तो आप मेरा आप उससे क्या कहेंगे, भाई तू तो एंजॉय कर, तुझे पैसा मिल रहा है, कमीशन मिल रही है। वो कहता है नहीं भाई, बहुत सख्त कानून हो गया है, और फिर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है, 1000 केसेस बनते हैं, आप पहले जस्टिफाई करें, मैंने आपका अकाउंट सीज कर दिया हम लोग। ये बात समझ में आ गई? सही। ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से 99% मार्केट स्टॉक मार्केट में नहीं आ रही, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों के पास ब्लैक का पैसा है, उन्होंने टैक्सेस तो दिए नहीं हुए, उनके पास करोड़ों रुपए पड़ा हुआ है, लेकिन लॉकर्स में, कैश में, वो पैसा स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एक आदमी जिसका 10 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, लेकिन उसने टैक्स दिया 20 लाख के हिसाब से, तो उसने गवर्नमेंट को ये बताया मेरे पास 20 लाख रुपए है, तो वो स्टॉक में सिर्फ 20 लाख रुपए ही लगा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लग रहा, प्रॉपर्टी में डंप हो रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी में ब्लैक का पैसा लग सकता है, स्टॉक में नहीं लग सकता। ओके। ये सारी गेम समझ में आ गई? सही। भाई किस तरह से नहीं लग सकता, क्या रीजन है ना लगने की, मतलब ट्रांजैक्शन पे उतर आनी पड़ेगी ना आपको। आपको पहले दिखाना पड़ता है मेरा वाइट का पैसा, सिर्फ वाइट का पैसा लग सकता है, ब्लैक तो लग नहीं सकता। जैसे हम स्टॉक में 8 लाख पे लगाएंगे, तो पहले तो आपको ये सबूत देना है कि 8 लाख पे मैंने कमाया कहाँ से, इस सब पे मैंने टैक्स दिया नहीं दिया, सारे रिकॉर्ड जमा कराने पड़ते हैं। ये डीएचए का प्लॉट थोड़ी ना, आपने 15 करोड़ का प्लॉट अगर कोई बंदा जिसके पास दिखा दी, 13 करोड़ रुपए आपने कैश दे दिए। अगर कोई बंदा है जिसके पास 10 लाख बस बस जैसे कि अगर किसी के पास 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है कैश के अंदर, वो उसको कहीं से भी मिला हो, लेट्स सपोज उसको गिफ्ट के फॉर्मेट में मिला हो या उसको उसकी इनहेरिटेंस मिली हो, बताता हूँ, पहले बैंक में अकाउंट खोलेगा, 10 लाख डलवाएगा, उसको गिफ्ट दिखाएगा कि मेरे बाप की प्रॉपर्टी थी, उन्होंने मुझे गिफ्ट दे दिया, तो लीगल हो गया ना। अब अब्बा को ये साबित करना पड़ेगा मैं 10 लाख रुपए कहाँ से लाया हूँ गिफ्ट देने के लिए। जब आप किसी से तो अगर हम लोग अब जब अपने ब्रोकर के पास अकाउंट खोलने जाएंगे तो हमें क्या क्या चीजें देनी पड़ेंगी? वो ब्रोकर आपसे खुद मांगेगा, हम अपनी सैलरी स्लिप, वो कहेगा बैंक स्टेटमेंट सबमिट करो, अपनी सोर्स ऑफ इनकम शो करो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेगा। ओके। हेलो जी 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 हाँ बिल्कुल। अब एक गुड न्यूज है। जी गुड न्यूज है, गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी बनाई आसान अकाउंट के नाम से। उन्होंने कहा है अगर आपका अकाउंट 10 लाख से छोटा है तो हम आपसे बहुत सारी चीजें नहीं पूछेंगे, बस आपका एनएससी कार्ड हो, बैंक अकाउंट हो, बाकी सारी चीजों में हम आपको छूट दे देंगे, जैसा बैंक का आसान का अकाउंट है। सही है। लेकिन मैं इसके हक में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि जैसे ही आपका अकाउंट 10 लाख से बढ़ेगा, फिर आपको नया अकाउंट ओपन करके फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी, इससे तो शुरू से चलें। सही है। क्योंकि जैसे ही आपका अकाउंट मिलियन से बढ़ गया, फिर तो आपको अपने अकाउंट की नेचर चेंज करानी पड़ेगी ना। बिल्कुल। फिर भी तो सब कुछ करना है ना, तो शुरू से सही लेके चलें। सही। डन हो गया? ठीक है।
अब जिसने ब्रोकर का अकाउंट खोलना है ना, वो अपने रेलिवेंट ब्रोकर से कॉन्टैक्ट करेगा, उनके सारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए होते हैं, उससे क्या मुझे अकाउंट ओपन करना है, मुझे डिटेल शेयर करें, क्या चार्जेस है, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, आपके कमीशन चार्जेस क्या है, ये सारी बात समझ में आ गई। सही। अब मिसाल के तौर पे आप मुझसे कहते हैं कि भाई मैं कोई ब्रोकर रिकमेंड करूँ, तो मैं किसी ब्रोकर चूज करते हुए ये देखता हूँ सबसे कम कमीशन कौन दे रहा है, 15 पैसे कौन दे रहा है, इसकी वजह क्या है, क्योंकि मुझे ब्रोकर की कोई सर्विस चाहिए ही नहीं, ना मुझे उसका व्हाट्सएप ग्रुप चाहिए, ना मुझे उसकी एडवाइसेस चाहिए, क्योंकि मैंने उसके मतलब चलना ही नहीं है। ये बात समझ रहे हैं। तो मैं तो बस ये चीज सही। देखता हूँ सबसे कम पैसे कौन दे रहा है, तो डेल वाला मुझे सही। क्या कर रहा है कि मुझसे सबसे कम पैसे चार्ज कर रहा है, ठीक है, 15 पैसे दे रहा है। तो मेरा जो अकाउंट खोलने का रीजन है वो ये रीजन है कि पैसे कम ले रहा, खत्म कहानी। सही। अच्छा, अब दूसरा फायदा जो एक्सेस की बात है कि एकेडी के अकाउंट का पोर्टल, वो बहुत सारी मुझे पता है वेबसाइट पे जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन फ्री पे अवेलेबल होती है, बात समझ रहे हैं। सही। मैं वहां से एक्सेस ले लेता हूँ, SCS से यूज कर लेता हूँ, investing.com में चला जाता हूँ, KC स्टॉक पे चला जाता हूँ, तो मैं सारी इंफॉर्मेशन वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ओके। दूसरा ऑप्शन क्या है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके बहुत सारे डिफरेंट अकाउंट हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ अपना आईडी पासवर्ड बता, तेरे JS ग्लोबल में जाके चेक करना है क्या आजकल रिपोर्ट आई हुई है, एकेडी में क्या रिपोर्ट आई हुई है, तो मेरे हजारों जानने वाले का अकाउंट है, किसी एक से भी आईडी लेके जाके चेक कर ले क्या रिपोर्ट आई हुई है। ये बात समझ रहे हैं। अब नॉर्मली मान लो 5 दोस्तों का ग्रुप है और 5 दोस्तों ने ग्रुप में आईडी बनाना है, तो मैं उनको रिकमेंड ये करूंगा, एक JS ग्लोबल में खोल ले, एक एकेडी में खोल ले, एक मुनीर ठकानी में खोल ले, ताकि पांचों ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स है ना वो एक जगह वो जमा करें। तो ये जो मैंने सही है। एक ग्रुप बनाया है उसका बेनिफिट क्या है, अगला टारगेट मेरा यही है, मैं उनको कहूंगा जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है अपने ब्रोकरेज हाउस के हिसाब से आप यहाँ पे शेयर करना शुरू करें। तो अगर 4 लोगों का अकाउंट एक ही टीम में है और चारों के डीलर अलग अलग है, तो मतलब 4 अलग व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे होंगे, ये बात समझ रहे हैं। उन चारों सही है। इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करें ताकि हम कलेक्टिवली देखें कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। लॉजिक क्लियर हो गया। सही। सही। ये सारी बातें समझ में आ गई। सही। ठीक। कोई और सवाल पूछना है ब्रोकर से रिलेटेड तो पूछें। नहीं सर। ठीक है, तो मेरे 3-4 स्टूडेंट्स हैं, एक IGI के अंदर है, डेल के अंदर है, TSBL के अंदर है, ये सब 0.35 पैसा कमीशन चार्ज करते हैं। तो अगर आप लोगों ने किसी का अकाउंट खुलवाना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपका नंबर उनसे शेयर कर दूंगा, तो वो कॉन्टैक्ट ठीक है। अकाउंट ओपन कर लें। डन। बाकी आपने ठीक है। आरिफ अभी खोलना है, आपने एकेडी में खोलना है, मुनीर खाकानी में खोलना है, इन सब की वेबसाइट अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है, वहां पे उनसे कॉन्टैक्ट कर लें, वो खुद ही आपके पीछे पहुंचेंगे अकाउंट खुलवाने के लिए। डन। ठीक है। ठीक है, वापस आते हैं वर्ड पे। ब्रोकरेज रूल्स ना कीप एट टू कंसीडर टू, सही है, सब कुछ तो डिस्कस हो गया ऑलमोस्ट। 1.5 घंटे की हमारी मीटिंग हो गई। कोई सवाल है या खत्म करें? नहीं सर। किसी का भी कोई सवाल है? नहीं सर, थैंक यू। नहीं सर, थैंक यू। जो भी मीटिंग में बैठा हुआ किसी को कोई सर सवाल ये है अपलोड कब करेंगे? पूछ लें। सर एक सवाल था। पूछे। सर तो आप किसी ब्रोकर का हमें नंबर वगैरह नहीं दे सकते जिससे हम रास्ता मैंने कर यही बात तो बताई आपको। अपना नाम बताएं। क्या बात कर रहे हैं सर? कौन बात कर रहे हैं? हाँ। कौन बात कर रहे हैं? बिलाल सर। बिलाल हाशमी। जी जी जी। बिलाल हाशमी कौन सा काम लगा है? अभी मैंने आपको बताया तो है, मेरे 2-3 स्टूडेंट 2-3 ब्रोकरेज हाउस में काम करते हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं उनका नंबर आपसे शेयर कर दूंगा, वो आपको 15 पैसे की कमीशन पे अकाउंट खुलवा देंगे। जी जी सर करवा दें। असल में मैं काम भी कर रहा था कुछ इसलिए तो सुनने में सो मल्टीटास्किंग हो रही गया। है। अच्छा सर, ये जो करवा दें। टीवी डेल में अगर हम खोलते हैं तो इनकी कोई एप्लीकेशन होती है जिसको हम अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं, वो चीजें होती मैंने है? उन तमाम की वीडियोस बनाई हुई है, मैं उसे शेयर कर दूंगा। मैंने सिखाया हुआ सब कुछ। कहाँ गया यूट्यूब, कहाँ गया? देखिए मैंने ना कुछ वीडियोस बनाई हुई है पब्लिक के लिए फ्री। ठीक है, दिखाता हूँ आपको। यूट्यूब पे जाएगा, स्टॉक विद वैराइज लिखेगा, ये स्टॉक मार्केट विद वैराइज लिखा, ये पब्लिक है। Save time creating अवेलेबल है। ठीक है, इस प्लेलिस्ट में देखें, एक ये लिखा है वी ट्रेड ऐप, दिख रहा है आपको? ये 40 मिनट की वीडियो है।
इसमें मैंने सब समझाया हुआ है। ये देखें, ये ऐप ओपन भी हुई है। ये देखें, बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है। 40 मिनट के अंदर मैंने पूरा सॉफ्टवेयर समझाया है कि खुद से सारी ट्रेडिंग कैसे करनी होती है, क्या ऑप्शन कैसे यूज करना है, ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है। सर सही। ये जो सॉफ्टवेयर इसका है ये लिंक आपके अगर ब्रोकेज हाउस का है या ये कोई अच्छा मतलब सवाल दूसरा है? अच्छा सवाल है, मैं इसको क्लियर करता हूँ। आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का मतलब समझ में आता है? जी सर। अब जैसे एकेडी ने अपनी ऐप बनाई हुई है, एससीएस ने अपनी ऐप बनाई हुई है। 80% ब्रोकेज हाउस ने ना वी ट्रेड को एज अ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज किया हुआ है। बात समझ रहे जी हैं? जी 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 बीट्रेड को। 80% लोग ये यूज करते हैं, उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर नहीं ठीक है बनाया हुआ। समझ रहे हैं? ठीक है ठीक है। तो मैंने वीडियो भी इसकी इसीलिए बनाई थी क्योंकि 80% ब्रोकर यही यूज कर रहे हैं। डन। अब आपको फर्क बताता हूँ। ये मैंने कर दिया एग्जिट, दिखाता हूँ दादा। एग्जिट हो गया, वापस से दिखाता हूँ। आपने बस एक चीज में चेंज लाना है। ये मैंने वीटेड ओपन किया, दिखाता हूँ आपको इसको यूज कैसे करना है। ये मैंने वीडियो में सब समझाया हुआ है, लेकिन आपको लाइव करके दिखा देता हूँ। देखें, यहाँ पे नीचे डल लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने इसको टिक किया, इसको मैंने चेंज करके दूसरे ब्रोकर का नाम डाल दिया, TSBL। अब सर्वर चेंज हो गया है। अब मैं अपना आईडी ओहो पासवर्ड डालूंगा। समझ रहे हैं? सही। तो बस यहाँ पे ब्रोकर का नाम डाल रहे हो तो इसका आईडी पासवर्ड डाल दे बस। ओके सबका सेम है। बात समझ में आ गई? सही सही। अब देखिए, मेरा SCS पे भी अकाउंट है, मेरी ऐप उसी पे, लेकिन उसकी वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि सबका SCS में अकाउंट थोड़ी ना होगा। ये बात समझ रहे हैं? तो सही मेजोरिटी जहाँ भी अकाउंट है यूज वो वी ट्रेड कर रहे होंगे, तो इसलिए मैंने वी ट्रेड की पूरी वीडियो बना दी है। और 40 मिनट सही में है एक्सप्लेन किया इसको इस्तेमाल कैसे करना है। ये देखें, ये वीडियो सही है। देख रहे हैं? सर ठीक है इसका लिंक अगर भेज देंगे तो ये अच्छा हो जाएगा। पब्लिक है। चलिए मैं लिंक भी शेयर कर देता हूँ, लेकिन ये पब्लिक में जज़ाकल्लाह। अवेलेबल है, मतलब ये पेड ग्रुप का पार्ट नहीं है। ये 28 वीडियो ठीक ऐसी है। जो पब्लिक के लिए ओपन, कोई भी देख सकता है। यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है ये। हाँ, ये जो अभी हम ठीक। वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, ये पेड ग्रुप में सिर्फ वो देख पाएंगे, कोई और नहीं देख पाएगा। ये बात समझ रहे हैं? आगे ठीक हम है जितनी भी वीडियोस बना रहे हैं वो सिर्फ वो देख पाएंगे जो पेड ग्रुप वाले हैं। ये पब्लिक सही चैनल है, ये कोई भी सही। देख सकता है। सर नेक्स्ट कब होगी क्लास? कोशिश करते हैं सैटरडे संडे। ठीक है, अभी नेक्स्ट सैटरडे संडे होगी। मैं कंफर्म कर दूंगा। ये तो सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इन तीन में से एक दिन रख लेंगे। ठीक है ठीक है? ठीक है। ठीक हो गया। और इसका ड्यूरेशन कितना होगा सर कंप्लीट? सर कुछ पता नहीं है। देखिए, अभी डिस्कशन पे डिपेंड करता है, लोगों पे डिपेंड करता है। अक्सर ना ऑडियंस बहुत बोरिंग होती है, कोई सवाल ही नहीं करती। 1-1.5 घंटे में खत्म हो जाता है। अक्सर ऑडियंस अच्छी होती है, डिस्कशन करती है, 3 घंटे निकल जाता है। अभी जैसे ब्रोकर स्टॉक मार्केट वाला था, तो मुझे ये था आधे घंटे में सब खत्म हो जाएगा, लेकिन आपके जी क्वेश्चन अच्छे थे, डिफरेंट चीजें डिस्कस करने बैठ गए तो 2 घंटे लग गए। तो सही। ऑडियंस पे डिपेंड करता है कितना इंटरेक्टिव सेशन रखते हैं, कितने सवाल जवाब पूछते हैं। सर एक क्वेश्चन का जवाब तो दिया ही कौन सा? नहीं। वो एक लाइन वाला। तो आपने मुझे जवाब दिया क्या, कौन सा नशे का ब्रांड यूज कर रहे हैं? आप पहले मुझे अपने नशे का ब्रांड बताएंगे, फिर मैं इसका जवाब दूंगा। सर मैं लस्सी पी के बैठता हूँ। लस्सी पी के बैठता नहीं, आप पहले मुझे अपने नशे का ब्रांड बताएं जो यूज कर रहे हैं। मुझे भी ये वाला नशा ट्राई करना है। देखिए, सर कल की मार्केट का बता दें कैसी लगती है। ये कौन है? शेरोज। सर कसम से मैं नहीं हूँ अभी। शहरोज साहब, शहरोज साहब, जी सर। ये इस्तगफार पढ़ें। इतना वाहियात सवाल है। इतना वाहियात सवाल। भाई आप सर एक और फॉर्म में बात आ गए। समझिएगा, एक और बात समझिएगा। ये अच्छा जो, सर एक चीज। पहले मैं एक जी लाइन जी कंप्लीट कर दूं, ये जो ब्रोकर है ना, इन्होंने लोगों का दिमाग खराब किया हुआ डे ट्रेडिंग के ऊपर। कल मार्केट ऊपर, इन चक्करों में ना पड़े। कम से कम 3-6 महीने का जहन बनाए अपना। ये बात समझ रहे हैं? माने आपने शेयर 100 रुपए का खरीदा है, समझिएगा इस बात को, वो 95 का हो गया अगले दिन, नॉर्मल है। 90 का हो जाए नॉर्मल है। आपने 3-6 महीने का माइंड बना के खरीदा हुआ है। आपने उसको शाम को बेचने के हिसाब से माइंड बना के नहीं खरीदा हुआ। ये बात समझ रहे हैं? उनका तो ठीक है। कारोबार है, तो वो आपसे बार बार कहते स्टॉप लॉस पे बेच दो, इसमें एंट्री ले लो, ये कर लो, वो कर लो। आप लॉन्ग टर्म की नीयत से आए हुए, ये बात समझ रहे हैं? इन चक्कर में ना पड़ा करें। सर बिजनेस। आप इन जी चक्करों में बिल्कुल। पढ़ेंगे ना, तो आप 100% ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के पेशेंट बनेंगे।
घर वालों का अलग फंडा होगा। जिस दिन मार्केट अच्छी होगी, आपका मूड अच्छा हो गया, आपने बीवी बच्चों से कहना आओ आइसक्रीम खिला के लाता हूँ, खा पी के आते हैं। उनको भी समझ नहीं आएगा बात ना पागल क्यों हो गया, एक दिन इतना अच्छा है इतना बुरा क्यों। पहले जिस दिन प्रॉफिट होगा आइसक्रीम खिला देंगे, हाँ, अगले दिन सोच रहे होंगे यार आज तो सामने लॉस हो कोई गया बंदा आइसक्रीम मुझसे का भी बात और नहीं करे, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, कोई बंदा मुझसे बात नहीं करे। तो पॉइंट ही इस तरह की हरकतें मत करें, क्योंकि इस तरह का प्रॉफिट का कोई फायदा नहीं है, इस तरह के बिजनेस का भी कोई फायदा नहीं है। अगर हमें टॉर्चर मिल रहा है तो रिलैक्स मोड में रहें। आप 3 महीने 6 महीने का टारगेट बना के चलें। डन हो गया? एक सेकंड तो रुकिए, इसकी इंफॉर्मेशन भी तो हमें चाहिए हो ना, कि एक 3 मिनट से रुकिए, 6 महीने तक कॉन्टेस्ट होगा। एक मिनट रुकिए, बोले। इसकी इंफॉर्मेशन हमें कैसे फिर मिलेगी कि 3 से 6 महीने में ही इस यानी रखना है इसको 3 से 6 महीने तक का? वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे ना सर, सर जो यही खुद वो बात मैंने परचेज आपसे बोल के करेंगे। रखी है। आप जो है पूरा कोर्स सीखेंगे, सारी चीजें सीखेंगे, मार्केट साइकोलॉजी सीखेंगे, फंडामेंटल टेक्निकल सीखेंगे, उन सब का पर्पस यही है ना कि आप डिसाइड कर सकें कि कब करना है कब नहीं। एक सेकंड रुकिए, पता नहीं दिखाता भी नहीं दिखाता, जरा देखने दो मुझे, एक सेकंड रुकिए। ये हटेगा कैसे? मैं इस पर डिसेंडिंग लगा देता हूँ। अब ये देखें, मैंने डिसेंडिंग लगा दिया है। ये मैदान बैंक का शेयर दिख रहा है आपको? जी कितने में? 19,000 है। 269 के एवरेज पे, अभी 391 पे है। जी मुझे 1 लाख प्रॉफिट हो रहा है, सही, तो मैं बेचना ठीक है। बिल्कुल तो मैं सोच रहा हूँ बेच के मैंने करना क्या है। सही है। अच्छा 40 सही। DGKC मुझे 63% प्रॉफिट दे रहा है। अब मैं क्या करूं? मतलब मैं या तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं सुबह शाम दिन रात इनको देखता रहूं, खुश होता रहूं कि इसका 45 हो गया, इसका 43 हो गया, इसका 21% हो गया। बात समझ रहे हैं? सही, दूसरा ऑप्शन ये है कि जब ये लाल हो जाए तो देख के गम में पड़ जाऊं। तो मेरा पॉइंट है, अगर मेरी नेचर इस किस्म की है तो मेरे लिए ये इंडस्ट्री है ही नहीं। ये बात समझ रहे हैं? सही। मैं मैदान बैंक तब बेच दूं, 74 लाख रुपए खुले करवा लूं, लेकिन मुझे अगर ये नहीं पता कि मुझे एंट्री कहाँ पे लेनी है, तो 74 लाख रुपए खुला करा के मुझे करना क्या है फिर? सर इसमें मैं 74 सर लाख का माल जी बेचूं, 74 लाख का माल खरीदूं, 1.5 करोड़ की ट्रांजेक्शन करूं, अपने ब्रोकर को 20,000 रुपए कमीशन दिलवाऊं, मुझे क्या मिल रहा है? ये बात समझ रहे हैं? सही, तो ब्रोकर तो मुझे रोज फोन करेगा कि सर इतना प्रॉफिट है, बेचो 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 बेचो। ये बात समझ रहे हैं? ठीक है। सर एक चीज ये बताएं कि इसमें कोई मंथ में कोई डे या वीक वगैरह होते हैं, या मंथली इसमें हमने कोई देखना होता है कि एक दूसरे हफ्ते में ये नीचे आता है, जैसे ये डिविडेंड मिलता है ना इसमें, तो उस वक्त लोग बेच रहे ये होते भी हैं। इसी सवाल का, ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको कंटिन्यू देखने होते हैं। कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेना है, डिविडेंड से पहले बेचना है, डिविडेंड के बाद बेचना है। वो हर कंपनी अलग अलग बिहेव करती है। जैसे होंडा कार वाले हैं, होंडा कार का नोट करें, जैसे उसका डिविडेंड एक्स होता है डाउन होना शुरू हो जाता है। कुछ कंपनी सही, जैसे डिविडेंड मिल जाए इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल, ये आपको स्टडी करना पड़ता है कि कौन सी कंपनी डिविडेंड से पहले एंट्री लेनी है, कौन सी कंपनी डिविडेंड के बाद एंट्री लेनी है। बात समझ रहे हैं? सही। ये चक्कर तो सर और एक चीज ये, हमें अभी कोई हमारा दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा या इसी में रहेंगे? और जो आप कह रहे थे ना कि ये वीडियोस आप दोबारा नहीं देख सकेंगे, आपने कल एक बात की थी कि एक तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है आपका, एक वो है जिसमें कुछ पे करना है, तो ये हम उस ग्रुप में आएंगे तो उसकी पेमेंट कैसे करनी है? ऐसा ना हो ना अगली क्लास वो में मैं आपसे अलग से शेयर मैं कर मैं वो मैं आपसे मैं अलग अकेला से ही शेयर लस्सी कर पी देता रहा हूँ। हूँ, आप लोग क्लास ले रहे हो। मैं वो आपसे अलग से शेयर कर देता हूँ। ठीक है आज की सर, क्लास ठीक। का कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना, इसको बंद करूँ? नहीं सर, बंद कर दो, आज बंद के कर। टॉपिक थे वो सारे क्लियर हो गए? जी सर, ठीक है फिर, चलें सर। थैंक यू। सर आप ये वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करेंगे ना तो क्वेश्चन है। अच्छा रुक गए, मुझे रिकॉर्डिंग बंद करना भी है। ऐसा कौन सा सवाल है जो आप सबके साथ नहीं सर, वो थोड़ा सा वो इरेलेवेंट हो जाएगा, इस वजह से मैंने बोला कि आपकी मुझे रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग बंद करना आ जाए बस। आप पूछे तब तक रिकॉर्डिंग बंद करने का ऑप्शन देखता हूँ कहाँ पे होता है। सर वो क्वेश्चन यही था कि आप पूछ रहे थे कि वाहियात सवाल है सर, एक्चुअली वो मैं